नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का खरा सौदा में। मैं हूं प्रियंका और मेरे साथ दिल्ली से अभिषेक मौजूद हैं। तो बाजारों में यूएस मार्केट से जिस तरह के संकेत आए, अभी तो फिलहाल मिनट से बात लगा ही नहीं कि 31 अक्टूबर को जो मीटिंग हुई फेड की, वहां पर रेट कट्स को लेकर कोई आगे फर्दर बात भी हुई है। तो इससे क्या संकेत मायने निकलेंगे? यूएस मार्केट से किस तरह के संकेत हैं, इंडियन मार्केट्स के लिए क्या सेटअप है, क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स आज के होंगे, ये सब कुछ अगले 2.5 घंटे आपके साथ होंगे हम। चलिए शुरुआत करते हैं पहले इस वक्त के 4 बड़े ट्रिगर्स से, फिर इन सभी ट्रिगर्स को एक एक ब्रीफली डिस्कस भी करेंगे। तो पहले तो सबसे पहले यूएस मार्केट से बहुत ज़्यादा दबाव नहीं दिखा। इनफैक्ट आप देखें तो सिर्फ 62 अंक की फिसला। कहीं ना कहीं यूएस मार्केट इस बात के लिए प्रिपेयर्ड भी है और कुछ बहुत क्रूशल पॉइंट्स निकल कर आए भी नहीं। अभी फेड जो है बहुत कमिटेड है अपने इन्फ्लेशन के टारगेट को लेकर, अभी ब्रीफली डिस्कस करते हैं अभिषेक के साथ भी। लेकिन फिलहाल हम 59,850 के पास दिख रहे हैं, जो गिफ्ट निफ्टी हमें इंडिकेट कर रहा है। और कल हमने देखा भी था कि सेकेंड हाफ में फिर से एक तेजी बन भी गई थी। कल एक्सपायरी भी होगी और बाजार में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। कहाँ और ट्रेड के मौके बनने चाहिए? टीसीएस को आज एक नुकसान हो सकता है क्या? एक बड़ा इनका लॉसूट निकल कर आया और यूएस सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पर एक बड़ा अमाउंट है, 14 करोड़ का जुर्माना है। क्या इससे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, इससे देखना होगा। आईटी अच्छा पार्टिसिपेट कर भी रहे हैं, लेकिन इस वक्त आईटी के लिए कैसी भूमिका होनी चाहिए, कैसे ट्रेड्स होने चाहिए, और जहाँ डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर ट्रिगर बने हुए थे आईडीबीआई बैंक में, क्या वहाँ पर एक निराशा हो सकती है? क्या शॉर्ट के ट्रेड देखने चाहिए इन स्टॉक्स पे? इस पर बात होगी। और साथ ही प्राइमरी मार्केट से जो आज इस पूरे हफ्ते 7600 करोड़ का फंड रेज होगा प्राइमरी मार्केट से, 4 बड़े आईपीओ निकल कर आने हैं। तो इन पर भी एक राय 8:40 पर आपको फिर से दिलवाएंगे कि टाटा टेली पे, गंधार पे और साथ ही आईआरडीए पे क्या करना चाहिए हमारे व्यूअर्स को, इन्वेस्टर्स को। लेकिन चलिए एक एक कर पहले डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अभिषेक, लगा ही नहीं कि कल मिनट्स निकल कर आए एफओएमसी के कि ये जो लास्ट अभी मीटिंग हुई थी उसमें डिस्कशन भी हुई है रेट कट को लेकर। हालांकि बाजार एंटिसिपेट जरूर कर रहा है अगले साल मई से हो जाएंगे, लेकिन बात कमिटमेंट अब भी इन्फ्लेशन को लेकर ही निकल कर सामने है, लेकिन बाजारों ने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। प्रियंका, देखिए ज़्यादा रिएक्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि बाजारों को अंदाजा था, क्योंकि यूएस फेड बार बार इस चीज़ को दोहरा रहा है कि जब तक महंगाई दर काबू में नहीं आएगी आप रेट कट के बारे में सोचिए नहीं। वैसे दिसंबर की जो फेड की बैठक होगी उसमें नज़र इस बात पर होगी कि क्या ब्याज दरें एक बार और बढ़ेंगी या फिर होल्ड पर रहेंगी। अब रेट कट तो दूर की कौड़ी हो, और वो फेड मिनट से कुछ हद तक साफ भी हो गए हैं कि जब तक इन्फ्लेशन पूरी तरह से काबू में नहीं आता, और इसको यूएस फेड बार बार कह रहा है। इनफैक्ट ये बैठक के अलावा भी अगर कहीं यूएस फेड के चेयरमैन जेरोम पॉवेल जाते हैं तो वहां पर भी इंडिकेट कर देते हैं कि सबसे जो की कंसर्न है वो है इन्फ्लेशन का। तो उसके चलते हमने देखा कि बाजार ने बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। आपने डॉ में 62 अंकों की, जो कि बहुत ही हल्की 0.25% की भी नहीं है, उतनी गिरावट आई है। नेस्डेक हालांकि 5 दिन चल रहा था, वहां पर एक तेजी थमी है, तो वो लाजमी भी है कि रफ्तार बनी हुई थी, उस रफ्तार पर थोड़ी सी ब्रेक जरूर लगी है। तो वो कोई फिलहाल अभी आज के लिए कम से कम कह सकते हैं कि कंसर्न नहीं दिख रहा है। अगर हम अमेरिकी बाजारों की अगर बात कर लें तो वहां पर हम देख रहे हैं कि नतीजों का पूरा एक्शन चल रहा है। एनवीडिया के नतीजे आए थे, शेयर में हालांकि 1% के आसपास ही कमजोरी रही, और उसका असर हम देख रहे हैं कि डाउ फ्यूचर्स पर भी थोड़ा सा दिख रहा है। हालांकि बहुत ज्यादा असर नहीं है, मतलब कि अगर हम यूएस से संकेत तलाशने जाएं तो आपको कोई खास संकेत नहीं मिलेंगे। बात कर लेते हैं कच्चे तेल की। ओपेक की बैठक है 26 तारीख को, और उसमें यह देखा जाएगा कि क्या प्रोडक्शन बढ़ाने को लेकर कोई बातचीत होती है। अगर प्रोडक्शन बढ़ाने को लेकर कोई अगर बातचीत होती है, या फिर जो मौजूदा लेवल पर जो कट्स लिए थे ओपेक के नेशंस ने, अगर वो बरकरार रहता है तो फिर कच्चे तेल के चाल पर थोड़ा सा इंपैक्ट आएगा। लेकिन $82 के आसपास के भाव हैं, और हम कह सकते हैं कि रेंज में ही है। $78 का भाव था, 78 से थोड़ा सा ही बढ़ा है, लेकिन ये बिल्कुल भी किसी चिंता की बात नहीं है। और अब तो एक अच्छी चीज़ ये भी आ गई है कि हमास और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा था उसमें अब सुलह के आसार बन रहे हैं। हमास राजी हो गया है कि जो इजराइल की और बाकी देशों के जो बंधक उनके पास हैं उनको छोड़ने पर, तो वहां से एक कहीं न कहीं डी एस्केलेशन, एक शांति के साफ सुथरे संकेत निकल के आ रहे हैं। तो वो एक अच्छी चीज है क्रूड के पक्ष में। अगर हम एशियाई बाजारों की बात करें तो आज वहां से आपको संकेत ठीक दिखेंगे। इनफैक्ट अपना जो क्यू है सबसे प्रमुख गिफ्ट निफ्टी 19,860 के आसपास कारोबार कर रहा है, तेजी के साथ। हल्की तेजी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक सेंटिमेंट के लिहाज से पॉजिटिव चीज है। तो ग्लोबल बाजारों से लबोलुबाब ये है कि संकेत आज के लिए ठीक ठाक हैं, मतलब उसमें कोई नेगेटिव तलाशने की आज के सत्र में कम से कम कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन बाजार में आज के लिए सेटअप कैसा है, डिम्पिया बताइए। कल का सत्र हमने देखा और
एक शुरुआत ठीक हुई, उसके बाद हमने रेंज में देखा। आज के लिए आपको आंकड़े किस तरह से अहम लग रहे हैं भारतीय बाजारों के लिहाज से? देखिए, सेकंड डे है जब निफ्टी आपको, गिफ्ट निफ्टी स्पेशली आपको 19,800 के ऊपर दिख रहा है, बट इस सेकंड डे है जब आपके पास 19,800 का लेवल नहीं है। तो ये फ़र्क है। आप ग्लोबल मार्केट से बहुत अच्छी हेल्प दे रहे हैं, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में वो फोर्स नहीं है, वो पोजीशनिंग नहीं हो पा रही है। कल इन स्पाइट ऑफ दिस की रिलायंस इंडस्ट्रीज डेज हाई पे था, HDFC डेज हाई पे था, आपने 19,800 को अटेम्प्ट नहीं लिया पार होने का, आपका हाई भी 19,800 पे आके रुक गया। तो कहने का मतलब ये है कि भारतीय बाजारों में थोड़ी फोर्स की कमी है। ग्लोबल मार्केट में कई बार, अब तो आप थक गए होंगे, आपके भी कान पक गए होंगे बात सुनते सुनते, कि 2 पैरामीटर्स पे इस समय इंडियन मार्केट्स पूरी तरह से टिका हुआ है। उसने अर्निंग्स, आप यकीन नहीं मानेंगे, आपको अर्निंग्स का एक भी रिजल्ट याद नहीं होगा। अगर 2-4 रिजल्ट्स को मैं वैसे छोड़ दूं जो आपका पर्सनल चुनाव वाला हो, इसके अलावा आपको एक भी रिजल्ट याद नहीं होगा। उसकी बड़ी वजह क्या है? अर्निंग्स इस बार बहुत ही पोलाइटली नोट पे निकल गई, आपका सारा ध्यान ग्लोबल और मैक्रो चीज़ों पे और एफआईज की होल्डिंग पे आके टिक गया था। वो अभी भी आपका बरकरार है। आज भी आप ओपनिंग उन्हीं चीज़ों को देख के कर रहे हो, आज भी आप ट्रेड उन्हीं से समझ के कर रहे हो कि अच्छा यूएस में क्या हुआ है, अच्छा मैक्रोज में क्या हुआ है। तो भारत बाजार के लिए अपने जो इंडिकेटर्स हैं वो थोड़े लेस हैं। दूसरी बात, ग्लोबल तो ठीक है, लेकिन मार्केट के लिए भी एफआईज नहीं है, वो करीब 21% के आसपास लॉन्ग लेके बैठे। और मैं कई बार अपनी चिंता जता चुका हूं कि भारतीय बाजारों में जब तक एफआईज नहीं आएगा, आपसे ना रेजिस्टेंसेस पार नहीं होंगे। अगर होंगे भी ना तो वो कमज़ोर होंगे, वो कभी भी फॉल्स हो सकते हैं। तो इसलिए मैं आज फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज मार्केट फिर से दायरे में रह सकता है। मेरी नज़र जब तक आप 19,800 850 की रेंज को क्लोजिंग बेसिस पर नहीं दिखाओगे, मैंने कल भी ऑप्शंस वालों को मना किया था, मैं आज भी ऑप्शंस वालों को मना करूंगा कि इंडेक्सेस के अंदर आप ज़्यादा ट्रेड मत लो। दूसरी बात, आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है शेयर्स की। कल आपकी स्क्रीन पर हमने ही रिलायंस रैलीज इंडिया को आपके सामने रखा था, रिलायंस के बारे में आपको जानकारी दी। तो ऐसे स्टॉक्स पकड़ो ना जो इंडाइसिस से ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं। ठीक, तो एक तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट मेरे को जो सेटअप में दिख रहा है वो ग्लोबल मार्केट्स तो हक में आ रहा है, बट डोमेस्टिक मार्केट में थोड़ी लीडरशिप हमको सेकंड डे थर्ड डे भी कंटिन्यू चाहिए। आपने बहुत अच्छा काम किया हुआ है कि आपने 19,500 600 700 तक की भी रेंज को अच्छे से मेंटेन कर लिया। ये 700 भी 2 दिन में प्रूव हो गया कि अभी नहीं, जल्दी जल्दी जाएगा। ये स्विंग ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस बन गया आप। लेकिन बुरी बात ये हो रही है कि लीडरशिप ना उसकी सेकंड डे थर्ड डे रिपीटेशन चाहिए आपको, वो नहीं आ रही है। रिलायंस, HDFC, TCS, इन्फोसिस, L&T, ये सब आज फिर से आपको चाहिए। अगर ये नहीं होंगे, बैठे रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मार्केट के अंदर। आप बैठे रहिए, शांति से बैठे रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। आप अलग अलग स्टॉक्स को चुन लेना। तो इसलिए मैं ज़्यादा इसके अंदर जाऊंगा नहीं। मोटा मोटी बात सिर्फ यही है कि मार्केट के अंदर अभी आज रेंज का कारोबार रहेगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखो। अपॉर्चुनिटी प्रोबेबिलिटी हाई है कि आप रेजिस्टेंस ब्रेक करोगे, बट बिना एफआईज के, बिना लीडरशिप के ये आप कर नहीं पाओगे। अगर करोगे तो वो फॉल्स होगा। बस यही पॉइंट मेरे को रखनी है आज के मार्केट के सेटअप में। शेयरों का पार्टिसिपेशन जरूरी है बाजार को अगर यहां से और दमखम के साथ चलना है। लेकिन डिम्पी, अगर हम स्टॉक्स पूछें आपसे, पिछले 2 सत्र से ऐसा हो रहा है कि एक एक स्टॉक ही निकल के आ रही है, क्योंकि बाजार का माहौल ही कुछ वैसा है। आज क्या संख्या बढ़ के 2 ही हो या एक ही है? नहीं, आज संख्या 2 हुई है शेयर्स की, क्योंकि मार्केट के अंदर कॉन्फिडेंस है। बैक टू बैक थोड़ा होल्ड कर रहे हैं अपनी चीज़ों को। मैं उसमें थोड़ा निफ्टी और बैंक निफ्टी वाले पॉइंट्स भी ऐड कर देता हूं, जो कि डेरिवेटिव के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले जरा निफ्टी के हिसाब से आते हैं। कल निफ्टी के अंदर कब लोगों को ये लग रहा होगा कि बहुत अच्छी खरीदारी हुई है। मेरा भी मानना है खरीदारी हुई लेवल से, लेकिन बिना फोर्स के हुई है, बिना वॉल्यूम के हुई है। कल आप जो ओपन इंटरेस्ट में बदलाव देख पा रहे हैं ना, 0.62% है। 1% भी OI नहीं जुड़ा। OI कहने का मतलब कि खुले सौदे नहीं जुड़े, जो सौदे पड़े हुए हैं बस उसी में ही हिलावट डुलावट जो हो रही है सो हो रही है। तो एडिशनल फोर्स नहीं आ रही है मार्केट के अंदर। मैं आपको अगर पैसे दे दूं कि आप निफ्टी खरीद लीजिए, आप अगर 5 लॉट खरीदने जाएंगे ना, आप 3 लॉट से ज़्यादा खरीद नहीं सकते। आप मेरे से लिखवा लीजिए। ये किसी भी मैं ट्रेडर्स के मन सकते को मैं देख के बता सकता, समझ सकता। अगर आपको 5 लॉट के पैसे दूं, आप 3 लॉट से ज़्यादा लोगे ही नहीं अभी आप, क्योंकि आपको भी मन में डाउट है कि नहीं, सामने तो रेजिस्टेंस खड़ा है, हम पता नहीं कितना रिस्की और कितना रिवॉर्ड अपना लेके जा रहे हैं। इसलिए 800-900 की रेंज जब तक पार ना हो, अभी आप बड़ी पोजीशंस ना लीजिएगा। 500-400 को ट्रेल मैं करवा सकता हूं, अब इसको 500-600 भी आप कर सकते हो। ये तो निफ्टी की बात हुई। प्रीमियम अच्छा है, इसलिए मैं इच्छा शक्ति को मार्केट की रिस्पेक्ट करता हूं। बैंक निफ्टी के आते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर कल शॉर्ट कवरिंग हुई है। देखिए, शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट लिव्ड होती है।
वो ज़्यादा तेज़ चलेगी नहीं। तो इसलिए जब तक 43,800 और 44,000 के लेवल्स आएंगे नहीं तो ज़्यादा दम आएगा नहीं। ये हमने बाकायदा लिखा आपके लिए शॉर्ट कवरिंग। और दूसरी एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि बैंक निफ्टी ने अपना वो जो आरबीआई वाला झटका लगा था ना, उसको एब्जॉर्ब कर लिया। अब आप उसके बारे में ना क्वेश्चंस पूछोगे, ना उसके बारे में कोई एनालिस्ट बताएगा, क्योंकि वो सिर्फ 48 घंटे का एक जलजला सा था, वो आया और निकल गया। अब आप दूसरी चीज़ों को देखने लगोगे कि एचडीएफसी की लीडरशिप वगैरह कहाँ पे चली गई है। पुट कॉल रेशो, विक्स, ये सब चीज़ें यही अलाउ कर रही हैं कि फिलहाल मार्केट के अंदर आपको रेंज में काम करना चाहिए। ऑलरेडी मैं एफआईएस की होल्डिंग 21% आपको बता चुका हूँ। अब आपने शेयर्स की बात पूछी, मैं ज़्यादा समय लूंगा नहीं, मेहमान वेट कर रहे हैं, स्पीड से बता देता हूँ। अशोक लीलैंड जरा स्क्रीन पे लेके आइए। ऑटोस के अंदर जो चर्निंग हो रही है ना, उसका बड़ा बेनिफिट है। कमर्शियल व्हीकल्स को आप ध्यान दीजिए। कल हमको सोनी पटनायक ने टाटा मोटर्स कहा था, उसका पीयर भी है ये अशोक लीलैंड। ये भी आप देखेंगे ब्रेकआउट है, बाकायदा हमने चैनल का ब्रेकआउट आपके लिए नोटिस करवाया। 200 दिनों के एवरेज में बेहतरीन सपोर्ट लेता है। तो ये चैनल का ब्रेकआउट, अच्छी पोजीशनिंग है, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, पीयर इसका चल रहा है। दोनों शेयर मिलके इस सेगमेंट को ठीक रखेंगे। कल का डेज हाई पे बंद हुआ है। अशोक लीलैंड आज की तरफ से हमारा पहला शेयर है सेक्टर के हिसाब से भी। दूसरा, कल रुचित जैन ने भी एक शेयर नोटिस करवाया था, हमने ऑप्शंस में भी कन्वर्ट करवाया होगा। क्लोजिंग में अभिषेक आपको तो याद ही होगा, वो थी आईईएक्स की 140 वाली कॉल। हमने भी आईएक्स को ही आज चुना है। आप स्क्रीन पर जैसे उसका चार्ट देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा हम क्यों आईएक्स को चुन रहे हैं। फिलहाल तो डेज हाई पे है, ये चार्ट आपके स्क्रीन पे, क्या स्ट्रांग बेस इसके पास बना हुआ है। और ये पूरी लाइन जो स्लांटिंग डाउनवर्ड्स है, इसका कल ब्रेकआउट हुआ है और 200 दिनों के एवरेज का भी ब्रेकआउट हुआ है। तो इन दोनों चीज़ों ने फेवर किया है। पावर की चर्निंग हो रही है, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, ऑप्शंस एक्टिव है। 140 वाली कॉल ऑलरेडी हम आपको दिलवा चुके हैं। फ्यूचर्स लेना चाहो तो आप ले सकते हो। हमारी तरफ से 2 शेयर हो गए, फर्स्ट इज आईएक्स, सेकंड इज अशोक लीलैंड। क्लिलेंट और आईएक्स पर आपको नजर रखनी है। अब ये समझ लेते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स आपको स्ट्रैटेजी क्या बता रहे हैं। संतोष मीना हमारे साथ और सोनी पटनायक भी जोड़ेंगी। संतोष, मॉर्निंग का भले ही एफआईएस की जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो वो स्टैग्नेंट हो, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर में, स्टॉक फ्यूचर में एफआईएस ने प्लस तो किया है। और निफ्टी में जो कल एक लॉन्ग का ट्रेंड बना है, आपको लग रहा है रेजिस्टेंस बैंड एक्ट कर सकता है एज अ हर्डल 850-900 के आसपास जो है? कैसे देख रहे हैं इंडेक्स पर आप ट्रेड आज? गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो निफ्टी को 19,800 से 850 के बीच में रेजिस्टेंस जो है वहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। और लेकिन कल अच्छी बात है कि बड़ी बात एफआईएस की तरफ से इंडेक्स फ्यूचर में बाइंग देखने को मिली। कॉल ऑप्शन में करीबन लॉन्ग 1,86,000 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड किए, 17,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट साइड कवर किए, पुट में भी कुछ लॉन्ग कवर किए, शॉर्ट भी कवर किया। हालांकि तो अभी कंसोलिडेशन का ही व्यू है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं एक प्रीमियम लेना चाहूंगा कि मार्केट ब्रेकआउट दे सकता है। जैसे ही 19,850 क्रॉस होगा, 19,990 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो मैं एक निफ्टी में भी बाइंग की सलाह दूंगा। आज जरूर नहीं कि आज टारगेट हो, तो दिन में हो सकता है 650 का स्टॉप लॉस रहेगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ये अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन 43,400 से 200 के बीच में सपोर्ट लिया है। तो यहाँ रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। अगर कोई भी शॉर्ट कवरिंग आती है तो यहाँ पे 43,300 के स्टॉप से बाइंग की जा सकती है और मैं 44,400 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। कोई बड़ी तेजी 44,400 के ऊपर ही देखने को मिलेगी। 400 के ऊपर ही बड़ी तेजी होगी, लेकिन इंडेक्स, दोनों इंडेक्स पर, निफ्टी बैंक निफ्टी पर बाय है इस वक्त संतोष का। सोनी पटनायक भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सोनी, मॉर्निंग आप क्या लॉन्ग की ट्रेड्स ही लेंगी? क्या बैंक्स में ट्रेड थोड़े फेवरेबल दिख रहे हैं या निफ्टी के लार्ज कैप्स में ट्रेड करेंगे? कैसे आज ट्रेड स्ट्रैटेजी बना रही है? गुड मॉर्निंग प्रियंका जी, सारे पैनलिस्ट एंड दर्शकों को। जी, निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर बात करेंगे तो मेरे ख्याल से निफ्टी में इंतजार करना चाहिए जब तक 19,850 और 19,900 वो बैंड का एक रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर जाता, तब तक वेट करना चाहिए। बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी है, बहुत ही टाइट रेंज बता रहा है, ऑलमोस्ट 43,500 से लेके 43,800। सो बैंक निफ्टी यहाँ से अवॉइड करना चाहिए, नो ट्रेडिंग जोन पे है। और अगर स्टॉक्स की बात करें तो आज भी बैंक निफ्टी का सिंस एक अच्छा एक क्लियर इंडिकेशन या फिर क्लियर ट्रेंड नहीं निकल के आ रहा है, तो मैं सारे बैंक स्पेस में अवॉइड करना चाहूंगी। अब मेरा जो दो पहला पिक रहेगा स्टॉक में से, पहला रहेगा फ्रॉम द फार्मा सेक्टर, दैट इज ऑरो फार्मा। ऑरो फार्मा में कल अच्छा बहुत ही स्ट्रॉन्ग 6% में लॉन्ग बिल्टअप पोजीशंस देखने को मिला है। सो ऑरो फार्मा आप इसी लेवल से बाय कर सकते हैं 1015 स्टॉप लॉस के साथ, और टारगेट रहेगा 1060। जो दूसरा स्टॉक पिक रहेगा वो है एस्कॉर्ट्स में। एस्कॉर्ट्स में थोड़ा कंसोलिडेशन कर रहा है बट ऑलमोस्ट लॉन्ग बिल्टअप पोजीशंस के साथ ही चल रहा है। सो 3190 स्टॉप लॉस के साथ आप एस्कॉर्ट्स बाय कर सकते हैं। 3350 टारगेट्स रहेंगे एंड दोनों बाय की तरफ है। दोनों के दोनों शेयर सोनी की तरफ से आज
खरीदारी वाली कॉल्स। संतोष, आपकी फोकस में आज कौन से शेयर हैं, क्या खरीदने की आप सलाह दे रहे हैं? मैं भी सोनी जी के साथ जाना चाहूंगा। फार्मा स्टॉक्स में मैं भी काफी बुलिश हूँ और मेरा पहला स्टॉक और फार्मा ही है और टारगेट भी ऑलमोस्ट सेम है 1060 का, स्टॉप लॉस 1010 का है। इसका स्ट्रक्चर बहुत बुलिश है और मैं कह रहा हूँ कि फार्मा स्टॉक्स सिर्फ 1-2 दिन के हिसाब से नहीं, मुझे लगता है आने इस 2024 में आउट परफॉर्म करते नजर आएंगे। आपको इस साल भले ही निफ्टी फार्मा इंडेक्स 25% प्लस है, लेकिन ये 2015 के बाद से अब ब्रेकआउट दिए 8 साल के कंसोलिडेशन से बाहर निकल के आ रहा है और फंडामेंटली भी देखो तो अंडर ओनर है शिप है, बिकॉज एक समय हेल्थ केयर स्टॉक्स का वेटेज 8% हुआ करता था, निफ्टी में अभी 4% है और वैल्यूएशंस भी अट्रैक्टिव है और अभी जो यूएस में ड्रग शॉर्टेज के कुछ इश्यूज चल रहे हैं, उसका फायदा भी इंडियन कंपनीज को मिलेगा। तो यहाँ से मुझे लगता है कि सेक्टर आउट परफॉर्म करते नजर आएगा। और इसके अलावा मुझे इंश्योरेंस स्टॉक्स पे मेरा फोकस है, 2-3 दिन से वहाँ अच्छी एक्टिविटी देखने को मिल रही है। तो एमएफएसएल में भी एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है, यहाँ पे 1020 का टारगेट रहेगा, 960 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, मैक्स फाइनेंशियल है सर। आज आप दोनों ने अरविंदो फार्मा दिया, आज तीसरा आदमी मैं भी हो सकता था अरविंदो फार्मा, लेकिन मैं ऑलरेडी ना 2-4 बार दे चुका हूँ और फार्मा, फिर कहीं ऐसा ना लगे कि मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने इस शेयर को गिरा दिया आज और अपनी लिस्ट में दूसरे शेयर्स को जगह दे दी जिसमें IEX था। एक्चुअली मैंने इसको रिप्लेस IEX से किया था, नहीं तो आज मैं थर्ड पर्सन होता जो अरविंदो फार्मा आपको देता। आप दोनों ने दे दिया अरविंदो फार्मा और मैं इस बात से भी इत्तेफाक रखता हूँ कि ये अरविंदो फार्मा या कुछ और फार्मास्यूटिकल शेयर ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए नहीं है, आप इसको लेके रखिए। और अरविंदो को तो हमको याद है अच्छे से, सोनी को तो बिल्कुल याद होगा, रेगुलर हमारे साथ शोज़ में रहती है और डेरिवेटिव के शो में भी हमने डिस्कस किया था। 950 के आसपास इसको बताना हमने शुरू किया था कि अरविंदो फार्मा पर ध्यान रखिए। आज 1060 तक के हमको और टारगेट बड़े मिल रहे हैं, ऑलरेडी 1000 के ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। तो अरविंदो फार्मा संतोष सर की तरफ से भी, सोनी की तरफ से भी, एक एस्कॉर्ट्स है और एक मैक्स फाइनेंशियल है, इस पे भी आप ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, आप दोनों की लिस्ट में ना कल के टॉप गेनर्स नहीं आए, रिलायंस और HDFC नहीं आए। सोनी, आप उस पर कुछ कहना चाहते हो उन दोनों पे? उसको ट्रेडिंग कॉल में कन्वर्ट करना है क्या? अगर करना है तो फिर बता दो, हम लेवल स्टॉप लॉस डाल देते हैं सामने ही। जी डिम्पी जी, रिलायंस की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से यहाँ से एक मैक्स 1.5% एक मूवमेंट मुझे अभी भी नजर आ रहा है। ऑलमोस्ट 2420 रेंज तक जाने के चांसेस हैं। सो अगर उतना ही किसी को बेनिफिट उठाना है तो डेफिनेटली आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। 2360 का अच्छा सपोर्ट है, इंट्राडे में वो होल्ड करता है, तो उसी स्टॉप लॉस को लगा के 2420 ऑन द हायर साइड आप टारगेट्स ले सकते हैं। शायद वहां से एक हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग भी नजर आ सकता है। सो बिकॉज काफी टाइम से रिलायंस थोड़ा सा धीरे धीरे कर करके अभी चलना स्टार्ट किया है। सो उसके बाद अगर डिप मिले तो पोजिशनल बेसिस के लिए अगेन वी कैन री एंटर। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव फॉर टुडे टुमारो एट मैक्स आप 2420 के लिए देख सकते हैं। तो दैट इज फॉर रिलायंस। और अगर HDFC बैंक की हम बात करें तो HDFC बैंक में अभी भी मेरे पास इतना कंफर्ट आ नहीं रहा है HDFC बैंक को देखते हुए। आई थिंक थोड़ा वेट करूंगी जब तक ये ऑलमोस्ट 1540 को नहीं निकालता है, तो काफी स्लो चल रहा है। सो 1540 का मुझे पता है कि यहाँ से थोड़ा सा और ज्यादा मूवमेंट है, इसमें स्पेस है टिल 1540, बट जब तक वो क्रॉस नहीं करके सस्टेन नहीं करता है तब तक थोड़ा अवॉइड ही करना चाहूंगी फॉर HDFC बैंक। HDFC बैंक के लिए थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़ेगा, लेकिन रिलायंस में मौके हैं 2420 के टारगेट के लिए। तमाम ट्रेडिंग कॉल्स होगी, जो शेयर फोकस में रहते हैं लगातार, जो इंडेक्स को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं, उनके बारे में भी हमने राय ले ली है। अब ये जानने का समय है कि आज खबरों के दम पर कौन से शेयर फोकस में रहेंगे। एक शेयर तो आज सभी को याद रखना चाहिए, TCS। यूएस के सुप्रीम कोर्ट से एक झटका लगा है। शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, पहले तो आप ये बताइए कि TCS के लिए ये झटका कितना बड़ा है, कितना इम्पैक्ट कंपनी के फाइनेंशियल्स पे आ सकता है, क्योंकि कंपनी ने कुछ एक्सचेंजेस को कुछ अपने दिए जानकारी सौंपी है। जी बिल्कुल, इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आया है TCS का, एक टाइप से नेगेटिव डेवलपमेंट है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो US सुप्रीम कोर्ट है, एपिक मैटर केस हुआ था, एक लिटिगेशन, वहाँ पे कंपनी की पिटीशन को जो है खारिज कर दिया गया है, यानी कि जो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया गया। अब इसका इम्पैक्ट ये है कि कंपनी ने कहा है कि लगभग $125 बिलियन का प्रोविज़न होने वाला है। अभी जो प्रोविजनिंग होने वाली है वो तीसरे तिमाही में होने वाले, यानी कि जो करंट क्वार्टर है उसमें इसकी इम्पैक्ट देखने मिल सकती है। हमने एनालिस्ट से पूछा तो लगभग 3 से लेकर 4% तक का जो पैट के नंबर्स हैं वो उनके प्रॉफिट लेवल्स पे, वहाँ पे वो इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। तो ज़रूर ये साइज़ बड़ा है और प्रोविजनिंग पूरी कर रही है एक ही क्वार्टर में, तो उसके कारण पैट में इम्पैक्ट देखने मिल सकता है।
मुनाफे पर 3 से 4% के असर पड़ने की आशंका है टीसीएस के नतीजों में। ठीक है, ये मामला है 2014 का, यानी करीब करीब 9 साल पुराना मामला है। और इनिशियल जो जुर्माने की रकम थी उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जुर्माने की रकम अब काफ़ी ज़्यादा कम है, तो इस शेयर पर नज़र रहेगी। लेकिन आज टीसीएस के अलावा पूरे टाटा ग्रुप पर आपकी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि टीसीएस के लिए तो झटका यूएस है ही, लेकिन आज टाइटन का मार्केट कैप कल हमने देखा कि 3 लाख करोड़ को पार कर गया। आज कैसी रफ्तार रहेगी, कितनी रौनक रहेगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। टाटा टेक का भी आईपीओ आज से खुल रहा है। 3050 करोड़ रुपए के आसपास का साइज है, बिजनेस काफी दमदार है। क्लाइंटेल की बात करें तो वो भी बहुत अच्छी है। तो टाटा टेक के आईपीओ का फिर से हम रिव्यू जरूर करेंगे, ये फोकस में आज हमारे रहेगा। लेकिन शरद बताइए, बाकी स्टॉक्स न्यूज कौन सी हैं और कहां पर आज नजर रहेगी? जी बिल्कुल, आईडीबीआई बैंक पे जो है फोकस रहने वाला है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आया है, जहाँ पे आईडीबीआई की जो डिसइन्वेस्टमेंट है वो इस वित्त साल जो है शायद अनलाइकली कंप्लीट हो पाए। गवर्नमेंट ने जो है कैंसिल कर दिया है आपका बिड, जो वैल्यू होता है, वैल्यू एसेट वैल्यू करता है, उसके बिड को कैंसिल कर दिया गया। और इसका इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट ये है कि एक फ्रेश प्रपोजल जो है जारी किया जाएगा। इसका मतलब डिसइन्वेस्टमेंट लाइकली है कि इस वित्तीय साल नहीं हो पाएगा। इसके अलावा ऑफकोर्स टाइटन में भी इम्प्रूवमेंट आया है। 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप तो आपने कहा ही था, लेकिन एक सीसीआई अप्रूवल भी आई है जहाँ पे वो एडिशनल 28% स्टेक जो है लेने वाले हैं कैरेटलेन में। अब याद रखिए कैरेटलेन में ऑलरेडी टाइटन का मेजॉरिटी स्टेक ऑलरेडी है। विप्रो का भी निविडिया के साथ जो है इंपॉर्टेंट कोलैबोरेशन हुआ है हेल्थ केयर को लेके। और याद रखिए निविडिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा आप कह सकते हैं एआई कंपनी है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आया है। आईएफएल फाइनेंस की भी बात कर लेता हूँ। यहाँ पे पहली बार उन्होंने FY25 का गाइडेंस दिया है और ये आंकड़े पे फोकस करते हैं। लोन AUM CAGR का ग्रोथ 25% का एक्सपेक्टेशंस है। वहीं अगर नेट प्रॉफिट की बारे में बात करें तो 2500 करोड़ का अनुमान है। इंपॉर्टेंटली जो गाइडेंस रखा गया कैपिटल एडिक्वेसी के लिए वो 25% का रखा गया है। और जो RBI की रिस्क वेट में बढ़ोतरी हुई है उसका इम्पैक्ट लगभग 40 बेसिस पॉइंट्स का रहने वाला है। इसके अलावा उग्रो कैपिटल भी फोकस में रहने वाला है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आई है कंपनी की, जो रीसेंट RBI की जो सर्कुलर है उसको लेके उन्होंने कहा है कि वो एक्सपेक्ट नहीं करे कोई मटेरियल इम्पैक्ट कॉस्ट ऑफ बोरिंग में देखने मिलेगा। और उनके जितने भी ऑपरेशनल पैरामीटर्स हैं, रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन इक्विटी, वहाँ पे कोई इम्पैक्ट रिस्क एसेट्स बढ़ने से नहीं देखने मिलेगा। और इम्पॉर्टेंटली जो बैंक लेंडिंग होती है NBFC से, उसके कारण करंट और फॉरसेबल फ्यूचर में भी कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट उग्रो कैपिटल का आ रहा है। सिग्नेचर ग्लोबल की भी बात कर लेते हैं, जहाँ पे नोमुरा ने लगभग 0.66% स्टेक की एक्विजिशन की है। हमने ये डेटा बल डील में देखा है। ऑलरेडी 1.33% स्टेक वो होल्ड कर रहे, तो लगभग 2% स्टेक जो है उनका नोमुरा का कंपनी में देखने मिला है। इंडसइंड बैंक का भी इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन आया है। न्यूज़ फ्लोज आ रही थी जहाँ पे जो प्रमोटर ग्रुप है वो 8000 करोड़ रेस कर सकते हैं शेयर प्लेज करके। अब सफाई आ रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सारे न्यूज़ जो है बेसलेस हैं। और इम्पॉर्टेंटली कोई एक्स्ट्रा प्लेज नहीं लिया जा रहा है ताकि जो है फंड रेज बैंक के लिए कर पाए। आखिरी स्टॉक रहेगा टेक्समैको रेल। यहाँ पे QIP इशू खुल चुकी है। फ्लोर प्राइस है लगभग 136 रुपीज़ पर शेयर, यानी कि 9% डिस्काउंट पे। और जो QIP साइज़ है वो ऑलमोस्ट 750 करोड़ रुपीज़ के है। तो ये सारे स्टॉक्स जो है आपके रडार में आज होने चाहिए। ये सारे स्टॉक्स जिन पर हम आज नजर रखेंगे, ट्रेड स्ट्रैटेजी भी एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस करते हैं। शुक्रिया शरद ये सारे बताने के लिए। लेकिन क्योंकि प्राइमरी मार्केट में इस पूरे हफ्ते बड़ा एक्शन होगा, लगभग 7600 करोड़ रेज होंगे प्राइमरी मार्केट से, जिसमें से एक IREDA का IPO तो खुल चुका है, लेकिन जो बाकी IPO खुल रहे हैं उनकी किस तरह के एंकर लिस्ट दिख रही है और IRD के सब्सक्रिप्शन फिगर्स भी समझने की कोशिश करेंगे। सारा डेटा हमारे साथ पूजा लेके जुड़ गई हैं। पूजा बताएं, एंकर कौन कौन से एंकर नेम शामिल हैं टाटा टेली में और तमाम दूसरे IPOs में भी? काफ़ी सारे IPO होंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं टाटा टेक के IPO से। और यहाँ पर कंपनी का जो IPO साइज़ है, इशू साइज़ है, वो 3043 करोड़ रुपए कंपनी की जुटाने की योजना है। एंकर निवेशकों से अब तक 790 करोड़ जुटा चुकी है कंपनी। और जो प्राइस बैंड है वो 475 से 500 के बीच का है। तो इस IPO पर आज नज़र रखिए। फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज का भी IPO आज से खुलेगा, जो कि जिसका कि IPO साइज़ 1092 करोड़ का है। प्राइस बैंड 133 से 140 के बीच का है। और एंकर निवेशकों से अब तक कंपनी 325 करोड़ रुपए जुटा चुकी
चुकी है। अब बात करते हैं फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज की। यहाँ पर भी कंपनी की आईपीओ के जरिए 593 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। आईपीओ बैंड की बात करेंगे तो 288 से 304 के बीच है प्राइस बैंड, और अभी तक एंकर निवेशकों से कंपनी ने 177 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। गांधार ऑयल रिफाइनरी, यहाँ पर 501 करोड़ रुपए जुटाने की योजना इस आईपीओ के जरिए कंपनी की प्राइस बैंड 160 से 169 तय किया गया है, और कंपनी ने अभी तक एंकर इन्वेस्टर से 150 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। और आखिर में इरेडा की अगर बात करें तो यहाँ पर भी दूसरा दिन है आईपीओ का, और अभी तक ये जो आईपीओ है कुल 1.95 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। तो आज प्राइमरी मार्केट में ढेर सारा एक्शन है, इन तमाम आईपीओस पर आप नजर रखिए। पूजा, नेट वाज अ स्लिप ऑफ टंग। टाटा टेक का आईपीओ जो खुल रहा है, ठीक है, इस पर हमारे एक्सपर्ट से एक बार व्यूअर्स को राय भी दिलवाएंगे कि उन्हें करना क्या चाहिए। इन 3 जो नए आईपीओ खुल रहे हैं और चौथा ऑफ कोर्स जो आईआरडीए का है, इनमें से कौन कौन से आईपीओ में आप पैसा लगा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ये सारी डिटेल्स हमें समझाने के लिए पूजा। अब चलिए क्विकली वमाक्षी के पास जाते हैं जो आज की ब्रोकर हाउस की रिपोर्ट्स मालिक कंपाइल करके लाई हैं। मॉर्निंग वमाक्षी, बताएं। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम पॉलीकैब और केईआई इंडस्ट्रीज़ के साथ। गोल्डमैन सैक्स की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और गोल्डमैन सैक्स हाईलाइट कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पुश के चलते ये दोनों ही कंपनीज़ को फ़ायदा हो सकता है। नियर टू मीडियम टर्म में काफ़ी सारे ग्रोथ के लिए ट्रिगर्स नज़र आ रहे हैं। इंक्रीमेंटल ग्रोथ भी नज़र आ रही है। कुछ सनराइज इंडस्ट्रीज़ जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, यहाँ से अच्छी ग्रोथ नज़र आ रही है। ब्रॉडर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और फास्टर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स के चलते हालांकि ये पॉलीकैब को केईआई इंडस्ट्रीज़ के ऊपर प्रेफर करते हैं। और मगर अगर हम देखें तो पॉलीकैब और केईआई इंडस्ट्रीज़ ये दोनों ही काउंटर्स पर गोल्डमैन सैक्स की तरफ से खरीदारी की राय आ रही है। इनफैक्ट उन्होंने खरीदारी की राय के साथ कवरेज शुरू की है ये दोनों काउंटर्स पर। इसके अलावा आईजीएल भी एक अगला स्टॉक रहेगा हमारे रेडार पर। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि एलएनजी ट्रकिंग की जो इकोसिस्टम है वो स्लोली डेवलप हो रही है। आईजीएल का जो टाई अप है कॉन्कोर के साथ, इसके चलते कि इकोसिस्टम में सुधार आ सकता है। एलएनजी ट्रकिंग के चलते एक नया डिमांड का एरिया नज़र आ रहा है जो अभी मार्केट में प्राइस्ड नहीं है। फ्यूल रिटेलर्स जैसे कि एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसीएल बिगर बेनिफिशियरीज रह सकते हैं एलएनजी ट्रकिंग के लिए। मगर इन सारे फैक्टर्स के बावजूद अभी के लिए मॉर्गन स्टैनली ने आईजीएल पर अपनी अंडरवेट की राय को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस दिया है 432 रुपीज़ प्रति शेयर का। और आखिर में हम फोकस करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर। जेपी मॉर्गन का कहना है कि टेलीकॉम और रिटेल अब 50% कंसोलिडेटेड ईबिटा तक कंट्रीब्यूट करते हैं। कमोडिटी वोलेटिलिटी के चलते अब अर्निंग्स पर लोअर इम्पैक्ट नज़र आया है, मगर रिफाइनिंग कम्प्लेक्सिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के चलते कंपनी अपने बेंचमार्क्स को आउट परफॉर्म कर पाएगा। पॉजिटिव अर्निंग सरप्राइज भी एक्सपेक्टेड है रिटेल टॉप लाइन और टेलीकॉम टैरिफ हाइक्स के चलते, और इसके अलावा वैल्यूएशंस भी काफ़ी रीजनेबल नज़र आ रहे हैं। तो ऑल इन ऑल इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जेपी मॉर्गन ने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर अपनी ओवरवेट की राय को बरकरार रखा है। 110 का टारगेट ओवरवेट की राय रिलायंस पर, इस पर नजर डालेंगे और साथ ही वाइजन केबल्स पर भी, केईआई और इनफैक्ट पॉलीकैब, इन पर भी रिपोर्ट्स आई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ममाक्षी ये सारे डिटेल्स रिपोर्ट्स के हमें बताने के लिए। आएंगी खबरों पर और उन पर अपने एक्सपर्ट्स के ओपिनियन। टीसीएस आज फोकस में रहेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ये झटका है यूएस के। हालांकि मामला काफी पुराना है और कंपनी जो जुर्माने की रकम है $14 करोड़ की, उसमें से $12.5 करोड़ की प्रोविजनिंग करेगी Q3 के अंदर। तो थोड़ी सी हम ये कह सकते हैं कि निराशा की खबर जरूर है। लेकिन सोनी टीसीएस क्योंकि प्रोविजनिंग उसके लिए कर रही है, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये मामला पुराना है, कहीं ना कहीं ये रहा होगा कंपनी की योजना में भी। किस तरह से शेयर को आज ट्रेड करना चाहिए? जी, टीसीएस में अगर हम देखेंगे तो जब तक 3540 अगर आज नहीं निकालते तो बाई नहीं करना चाहिए, थोड़ा अवॉइड कीजिए। बाई करने के लिए 3540 लेवल को क्रॉस होने का इंतजार करना चाहिए। और नीचे की तरफ में इट इज ओके, आई थिंक 3450 तक एक बार आज डिप आपको दिखा सकता है। 3450 को अभी सस्टेन करता है कि नहीं, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगेन काफी इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल रहेगा। वो ब्रेक करता है तो आपको 3380 के लेवल्स भी नजर आ सकते हैं। सो ये एक छोटा सा रेंज बन जाता है, या तो फिर वो 3540 के ऊपर निकाल दे तो आप बाई कर सकते हैं, या तो नीचे के साइड में अगर 3450 ब्रेक करते हैं तो आप उसमें फ्रेश सेलिंग के चांसेस मिल सकते हैं।
ठीक है, टीसीएस को लेकर ये व्यू, लेकिन टाइटन का भी शेयर आज फोकस में रहेगा। एक तो ट्रिगर ये है कि 3 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप इन्होंने पार कर लिया है और कमाल के रिटर्न्स दिए हैं। शेयर ऑलरेडी रिकॉर्ड ऊंचाई पर ट्रेड कर रहा है, 3400 रुपए का भी आंकड़ा क्रॉस किया था शेयर ने। लेकिन कैरेट लेन में 27% अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदेगी कंपनी और इसके लिए कंपटीशन कमीशन ने मंजूरी दे दी है। तो ये एक बढ़िया ट्रिगर, मतलब हर तरफ से हम कह सकते हैं कि बन रहा है। टाइटन, इसको लेकर संतोष क्या व्यू है आपका? क्योंकि शेयर तो लगातार मोमेंटम में है, आज तेजी को और राइड करें? यस अभिषेक, स्टॉक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में और इसका स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। लग रहा है कि मोमेंटम आगे भी जारी रहेगा। 3400 के लेवल के ऊपर निकलता है तो जो अगला टारगेट रहेगा वो 3460 3500 तक के देखने को मिल सकते हैं। मुझे लगता है मोमेंटम को राइड करना चाहिए। आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलिए। अब अपना स्टॉप लॉस 3350 पे लेकर आइए। ऊपर में 3500 के टारगेट अचीव होते नजर आएंगे। करते हैं, एक दो शेयर और पता कर लेते हैं। ये सिग्नेचर ग्लोबल के बारे में भी जरा आइडिया लेते हैं। नमूरा इंडिया फंड ने कुछ शेयर्स खरीदे हैं, परसेंटेज के हिसाब से 0.67 है और शेयर्स की संख्या के हिसाब से करीब 9 लाख शेयर है। तो नमूरा ने करीब अपना 30 सितंबर तक जो स्टेक है वो 1.33% कर लिया है। एक बार ज़रा सिग्नेचर ग्लोबल पे आपका टेक चाहिए सोनी, आप इस शेयर को ठीक समझ रहे हैं? बाय करें आज फिर से, IPO रिसेंट IPO है ये। ये चार्ट्स में ज्यादा कुछ तो नजर नहीं आ रहा है, बट जितना भी है काफी पॉजिटिव यहीं से भी लग रहा है। वॉल्यूम्स कल काफी स्ट्रांग हुए हैं। 700 का एक अच्छा बेस बन गया है यहाँ पे करंट लेवल से लेके। सो ऑब्वियसली 700 एक सपोर्ट रहता है, बट थोड़ा इमीडिएट अगर आपको देखना है फॉर इंट्राडे बेसिस तो 725 का एक वहाँ पे सपोर्ट बन सकता है। फॉर इंट्राडे बेसिस पोजिशनली 700 का सपोर्ट है। यहाँ से जो नजर आ रहा है ऊपर के टारगेट्स ऑन चार्ट बेसिस प्योरली तो 770 प्लस नजर आ रहे हैं टारगेट। सो आप 770 प्लस के टारगेट्स के लिए यहाँ से एंटर कर सकते हैं। 725 फॉर इंट्राडे स्टॉप लॉस, पोजिशनल स्टॉप लॉस के लिए 700 मेंटेन कीजिए। आज ना एक JP मॉर्गन की रिपोर्ट भी है जिस पे उन्होंने भी अपना ओवरवेट के लिए जो रेटिंग है ना उसको मेंटेन रखा और टारगेट भी 2800 का दिया हुआ है। जो उस रिपोर्ट के अंदर जानकारी है वो यही जानकारी है कि भी 50% हो गया टेलीकॉम रिटेल का उनके एबिटा के अंदर, यानी कि जो उनका ऑपरेशनल प्रॉफिट आता है जिसमें वो कमाते हैं, खुद से मेहनत करके कमाते हैं, जिसमें एडिशनल फोर्सेस काम नहीं करती। तो ये एक अच्छा पॉइंट है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए, क्योंकि थोड़ी देर पहले सोनी ने आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के एक टारगेट भी दिए हैं। हमने कल आपको 2380 के एक ऑप्शंस का ट्रेड भी दिलवाया हुआ है और आज एक रिपोर्ट भी आ गई है और वो भी JP मॉर्गन की रिपोर्ट है। वो ओवरवेट ही है इस पर 2810 के टारगेट के लिए। तो इट्स अ गुड साइन कि बैक टू बैक रिलायंस को लेकर कुछ ना कुछ हो रहा है और ये अच्छी चीज़ है, मार्केट के लिए भी रेंज से बाहर निकलने के लिए बहुत ज़रूरी है। एक और रिपोर्ट भी सामने स्क्रीन पे दिखाई, जरा उसका एक टेक्निकल चेकअप करवाते हैं। वो मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट है IGL पे, वो अंडरवेट की रेटिंग के साथ है और उसमें जो टारगेट प्राइस दिया गया है वो है 432 का। संतोष सर एक बार ज़रा चेक करेंगे IGL, इसमें कोई दो राय नहीं है कि IGL की स्थिति इस समय काफ़ी नाजुक है, लेकिन फिर भी इनके टारगेट है 432 के, शेयर चल रहा है 388 का। तो ये यहाँ तक तो आ जाएगा क्या, इसकी चांसेस हैं? डीपी इसका स्ट्रक्चर नो डाउट वीक है स्टॉक, लेकिन और स्ट्रगल कर रहा है 20 टेम्पोइंग एवरेज को क्रॉस करने की। हालांकि ये जो एरिया है इसका 380 से 370 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, पहले भी यहीं से हमको बाउंस बैक देखने को मिला है। तो जो कॉन्ट्रा ट्रेड या एग्रेसिव बेट लेना चाहता है तो 370 के स्टॉप लॉस ले सकता है फॉर द टारगेट ऑफ जो JP मॉर्गन ने दिया 430 के आसपास का, और अदरवाइज बेटर है इसको अवॉइड करें। मार्केट में दूसरी अपॉर्चुनिटीज अच्छी है। ठीक है, आप इसे अवॉइड करने की सलाह दे रहे हैं। अब हमारे साथ बाजार पर एक फंडामेंटल राय देने के लिए हिमांग जानी भी बने हुए हैं। हिमांग, गुड मॉर्निंग। कुछ जो ब्रोकिंग हाउस की जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें एक रिपोर्ट गोल्डमैन सैक्स की पॉलीकैब और KI इंडस्ट्रीज पे आई है। इतने रनअप के बाद यहाँ से वो बाय इनिशिएट कर रहे हैं। हालांकि बात ठीक है कि सनराइज इंडस्ट्री को केटर करते हैं और जहाँ जहाँ भी केपेक्स की बात होगी, चाहे वो कोई भी स्ट्रीम ऑफ इंडस्ट्री हो, वहाँ वायर्स एंड केबल्स का रोल होगा ही। लेकिन एट दिस पॉइंट यहाँ पर बाय रेटिंग रिटेल इन्वेस्टर को कैसे देखना चाहिए? वैल्यूएशन कितने आपको फेवरेबल दिखते हैं, कितने अट्रैक्टिव दिखते हैं लेवल्स पर? गुड मॉर्निंग। सो वायर एंड केबल की अगर बात करें तो काफी मोमेंटम में है सेक्टर, और एक इंटरेस्टिंग IPO भी आया था जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। और जो भी 3 मेजर प्लेयर्स है, चाहे वो पॉलीकैब हो, KI इंडस्ट्री हो या RR कापेल हो, तीनों की जो क्वार्टरली परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छी थी। और
अगर आप थोड़ा सा लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव ले तो ये जो इंडस्ट्री है उसमें भी अगले 5-7 साल के अंदर एक बहुत बड़ी ग्रोथ देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इतना बड़ा ग्रोथ विजिबिलिटी है, गवर्नमेंट साइड से भी काफी अच्छी ऑर्डर फ्लो है, तो सेक्टर एज अ होल विल डू वेल। वैल्यूएशंस में डेफिनेटली मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्ट्रेच है, पर आज की तारीख में लोग जो ग्रोथ कंपनीज है उसमें थोड़े हाई वैल्यूएशन देने के लिए तैयार होते हैं। तो मुझे लगता है कुछ एक्सपोजर जरूर होना चाहिए, चाहे वो आप पॉलीकैब में ले लो या केआई में ले लो या आरआर काबिल में ले लो, पर डोंट गो टू अग्रेसिव। ठीक है, तो एब्सोल्युटली काफी बड़ा रन अप बीन में आ चुका है, तो ये व्यू रहेगा हिमांक का। एब्सोल्युटली। एक और स्टॉक लेते हैं, आईएफएल फाइनेंस। इनकी इन्वेस्टर डे प्रेजेंटेशन में FY25 के लिए उन्होंने गाइडेंस भी दी। इस पे एक टेक्निकल चेक लेते हैं। सोनी, आईएफएल फाइनेंस भी अच्छा खासा चल चुका है अप्रैल से, 400 के लेवल से 600 के पास चल गया, लेकिन जिस तरह की एएम ग्रोथ की गाइडेंस दी है कंपनी ने और तमाम सारे अपने एसेट लाइट मॉडल को बात कही है जिससे उनका CRAR बढ़ेगा, इन सब ये तो फंडामेंटल रीजंस है, लेकिन अभी आप हमें टेक्निकल भी बताएं क्योंकि थोड़ी सी चाल थम गई है आईएफएल फाइनेंस में। चार्ट्स क्या बता रहे हैं हमें, क्या स्ट्रेंथ है, यहाँ से स्ट्रीम बाकी है, एंट्री पॉइंट कहाँ होना चाहिए? देखिए प्रियंका जी, चार्ट्स तो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू हो रहा है एंड आई थिंक अप टू 580 लेवल्स का आपको दिख सकता है प्रॉफिट बुकिंग होते हुए। सो 580 को अगर ब्रेक करते हैं तो थोड़ा और वीकनेस नजर आएगा चार्ट में, तो ऑलमोस्ट आपको 540 के लेवल्स ही मिलेंगे जहां से एंटर करने के लिए काफी बेटर रहेगा और उसी लेवल से ये बाउंस बैक कर सकता है अगेन अप टू लेवल्स ऑफ 640 प्लस। सो एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आप इंतजार कीजिए, थोड़ा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नजर आएगा, तो आपको ऑन डिप्स एंटर करना है अराउंड 550 540 इस बैंड में आप एंटर कीजिए एंड देन अगेन आपको एक पोजिशनल टारगेट नजर आएगा अप टू 620 640। सो आप उसी रेंज पे बुक कर सकते हैं। इसको लेकर ये व्यू, लेकिन रेलवे स्टॉक्स लगातार फोकस में हो और खबरों का दम भी उनको मिल रहा है। टैक्समेको रेल, इसका QIP खुला है, फ्लोर प्राइस है 135 रुपये 90 पैसे प्रति शेयर का। टैक्समेको रेल, ठीक है, और 9% डिस्काउंट पर यह QIP प्लेसमेंट किया जाएगा। QIP साइज है 750 करोड़ रुपए का। इसको लेकर जरा आप हिमांक व्यू दीजिए। हालांकि थोड़ा डिस्काउंट पर है तो थोड़ा सा ज़रूर नीचे हो सकता है कि आएगा, 150 रुपये के आसपास का भाव है, लेकिन ये शेयर चला हुआ है। अगर आप 6 महीने में देखें तो अच्छी रफ्तार है, महीने भर में भी शेयर अच्छे से ऊपर आया है। इसमें क्या रणनीति होनी चाहिए? थोड़ा नीचे आए तो फिर से एंट्री का मौका बनेगा? एक बहुत बड़ी थीम उभर के आई है पर्टिकुलरली लास्ट 6 to 8 मंथ्स के अंदर, और अच्छी बात यह है कि चाहे वो वंदे भारत रिलेटेड ऑर्डर फ्लो हो या अपग्रेडेशन ऑफ इंफ्रा हो, उसमें एक लगातार गवर्नमेंट की तरफ से भी जो ग्रोथ है या ऑर्डर फ्लो है वो लगातार जारी है। मेरा कंसर्न सिर्फ ये है कि ये सारी कंपनीज में लो फ्लोटिंग स्टॉक है, और जैसा हमने देखा टैक्समेको के केस में कि QIP जो कर रहे हैं वो सब्सटेंशियल डिस्काउंट पे कर रहे हैं, विच मीन्स कि मार्केट के अंदर इतनी डेप्थ या लिक्विडिटी नहीं है। तो मोमेंटम के तौर पे आप इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो, चाहे वो टीटागढ़ वेगर हो। मेरी पर्सनल जो पिक है विद इन द रेलवे एंड डिफेंस वो है BEML, जो स्टॉक भी काफी चल चुका है, पर मुझे लगता है कि उसकी जो मार्केट कैप है वो अभी भी 9-9.5 हजार करोड़ है और जो अपॉर्चुनिटी साइज है वो बहुत ही बड़ी है। तो अगर थोड़ा 2 या 3 पार्ट में आप उसको एक्यूमुलेट करें तो BEML कैन बी अ बिग अपसाइड पोटेंशियल फ्रॉम करंट लेवल्स ऑल्सो, बट रेलवे एज अ मोमेंटम इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, हम सेकेंडरी मार्केट के साथ साथ थोड़ा प्राइमरी मार्केट को भी इसलिए ज़रा फोकस कर रहे हैं क्योंकि एक तो इसके अंदर लिस्टिंग्स अच्छी हो रही हैं। रिसेंट की लिस्टिंग अगर आप देखेंगे, जिनकी भी फेयर वैल्यूएशन हुआ है उनको अच्छा गेन भी मिला लिस्टिंग का। और इस बार थोड़ा एनालिसिस का विषय इसलिए भी आ रहा है क्योंकि 4-5 IPO बैक टू बैक एक साथ ही खुल रहे हैं। कह सकते हैं कि IPO फेस्टिवल के साथ साथ IPO का भी सीजन चल रहा है। एक काम करते हैं, अभिषेक इसको कवर करते हैं, देखते भी हैं, समझते हैं, उनसे एक बार समझ लेते हैं कि कौन कौन सी IPO हैं, किस में पैसा लगाना चाहिए, किस में नहीं। अभिषेक जरा जल्दी से बता दीजिए, फिर हिमांक सर भी हमारे साथ हैं, वो हमको थोड़ा और गाइड कर देंगे कि हमको क्या करना चाहिए। अभिषेक। डिम्पी, 5 IPO एक साथ खुल रहे हैं और शायद IPO मार्केट को लेकर निवेशकों के मन में इस तरह कंफ्यूजन पहले कभी रहा नहीं होगा। मतलब मुझे तो याद नहीं कि आखिरी बार कब 5 IPO एक साथ खुले थे।
कुल टोटल 7,500 करोड़ रुपए कंपनियां जुटाएंगी। कल IREDA का IPO खुल गया है, सब्सक्रिप्शन के आंकड़े ठीक ठाक हैं। आज जो 4 IPO खुल रहे हैं वो हैं टाटा टेक का, गांधार ऑयल का, फ्लेयर राइटिंग का और फेडविंग फाइनेंशियल का। तो इसमें सवाल ये उठता है कि अब पैसे तो सीमित हैं, आप एक IPO में पैसे लगाएंगे या फिर मैक्सिमम अगर आप लगाएंगे तो 2 IPO में, और उससे बहुत ज़्यादा अगर किसी के पास एपेटाइट हो तो 3 IPO में। तो अपनी रणनीति वैसी होनी चाहिए कि 1 by 1 उनको एसेस करें और जो सबसे अच्छे हैं उनसे शुरुआत कर लेते हैं। तो निश्चित तौर पर टाटा टेक का IPO सबके फोकस में रहेगा और निश्चित तौर पर 19 साल के बाद चूंकि टाटा ग्रुप की तरफ से IPO कोई आ रहा है तो उसको लेकर उत्साह काफ़ी ज़्यादा होगा। आप मान के चलिए कि सब्सक्रिप्शन के बहुत ही जोरदार आंकड़े आएंगे क्योंकि कंपनी का कारोबार तो अच्छा है ही, पेरेंटेज भी बहुत ही मजबूत है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर कोई सवाल नहीं है और जिस बिजनेस वर्टिकल में कंपनी ऑपरेट करती है जिसमें कि ऑटोमोटिव के साथ साथ एरोस्पेस है, हेवी मशीनरी इंडस्ट्री है, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन है, तो बहुत अच्छी सेगमेंट में वेल प्लेस्ड है कंपनी है। तो टाटा टेक को आपको सबसे पहले रखना चाहिए। तनाव बस एक है कि अब चूंकि अब सबके फोकस में टाटा टेक होगा तो सब्सक्रिप्शन आपको मिले ना मिले, आपको शेयर हाथ लगे ना लगे, ये एक सवाल होगा, लेकिन आपको अप्लाई जरूर करना चाहिए अगर टाटा टेक के IPO अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो। दूसरे नंबर पर IREDA, ये भी एक सरकारी कंपनी है और कहीं ना कहीं जिस स्पेस में कंपनी ऑपरेट कर रही है, हमने एनर्जी स्पेस में देखा है कि लगातार लोगों को अच्छे रिटर्न मिले हैं, तो उम्मीदें थोड़ी सी ज़्यादा होंगी। कहीं ना कहीं PFC REC के साथ तुलना भी हो रही है, लेकिन ये रिन्यूएबल एनर्जी को ही कैटर करती है। अच्छी चीज़ के पक्ष में यह है कि इसमें वैल्यूएशन ठीक ठाक है, वाजिब है और हमने देखा कि फाइनेंशियल्स भी कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं। तो आपको IREDA, अगर आपको लगता है कि टाटा टेक में शायद सब्सक्रिप्शन नहीं लगे तो IREDA के लिए ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। थोड़ा सा कम रुझान होगा, इशू साइज यहां पर भी ठीक ठाक है। 3,000 करोड़ रुपए अगर टाटा टेक का है तो IREDA का भी 2,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इसमें साइज है, तो यहां पर आपके लिए मौके बन सकते हैं। यहां अगर मान लीजिए अगर 2 IPO के अलावा अगर तीसरे चौथे विकल्प की अगर हम बात करें तो फिर आप गांधार ऑयल को रख सकते हैं क्योंकि व्हाइट ऑयल वाले कारोबार में है, एक अलग कैटेगरी है। FMCG कंपनी उसको अच्छे से कैटर करती है ये, और कहीं ना कहीं लुब्रिकेंट्स भी कंपनी बनाती है, ये ठीक है। जो कंपनी हम चाहेंगे कि आप छोड़ दीजिए, मतलब आप ना ही लीजिए, क्योंकि RBI के डायरेक्शन के बाद थोड़ी सी NBFC कंपनीज को लेकर थोड़े से सवाल खड़े हो रहे हैं, तो फेडबैंक फाइनेंशियल आप छोड़ दीजिए। आपके पास 5 विकल्प है, 5 में से टॉप के 2 आप उठा लीजिए। फ्लेयर राइटिंग की बात करें तो ऑलरेडी इसमें हम देख सकते हैं कि कॉम्पिटिटर है, कोकोया कैमलिन है, लिंक पेंस है, फ्लेयर राइटिंग हालांकि स्टेशनरी स्पेस में एक ठीक ठाक कंपनी है, तो इसको आप देख सकते हैं। लिस्टिंग गेन यहां पर भी हो सकते हैं, लेकिन अगर रिकमेंडेशन की बात करें, अगर मेरी पसंद की बात करें, जो मैंने थोड़ा स्टडी किया है, जो समझा है, वो है पहले नंबर पर टाटा टेक और दूसरे नंबर पर IREDA। अगर शक आपको सब्सक्रिप्शन को लेकर है तो पहले नंबर पर आप IREDA को कर लीजिए, दूसरे नंबर पर टाटा टेक को कर लीजिए, ये मेरी समझ कहती है। लेकिन हिमांग सर, आपने भी IPOs को स्टडी किया होगा, आपके पास भी तमाम फोन कॉल्स आ रहे होंगे, लोग पूछ रहे होंगे, आप क्या सलाह दे रहे हैं सर? बिल्कुल, एक बड़ा वीक है IPO मार्केट के लिए। लगभग 7,500 करोड़ का जो है वो फंड रेज होने जा रहा है और एक तरीके से अच्छा है क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स एक अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कि भाई नया पैसा लगाना है। जो नए निवेशक बाजार में आते हैं उनको भी IPO के अंदर एक लगाव होता ही है। तो मेरा व्यू ये है कि जो सबसे बेहतरीन इन टर्म्स ऑफ स्पेस, इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस, लिस्टिंग गेन्स, या अगर आपको लॉन्ग टर्म में लेना है तो मैं उसको IREDA को चूज करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस है वहां पे जिस तरह का एपेटाइट है, जिस तरह का ग्रोथ पोटेंशियल है, वो बेहतरीन है और इसका एंकर बुक भी बहुत ही बढ़िया था। तो मुझे लगता है कि ये IPO में जरूर निवेश करना चाहिए। टाटा टेक्नोलॉजी एज अ ब्रांड, एज अ नेम काफी बड़ा है, पर ये पूरा OFS है और मुझे लगता है कि टाटा ग्रुप में काफी सेम चीज करने के लिए 2-3 कंपनीज है। टाटा एलेक्सी हो गया, टाटा टेक्नोलॉजी हो गया, देन देयर आर 2 मोर कंपनीज। तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर को लेके कंफ्यूजन है और ऐसा नहीं है कि बहुत सस्ते में IPO आ रहा है, तो नो डाउट IPO अच्छा करेगा क्योंकि ब्रांड बड़ी है, टेक्नोलॉजी स्पेस में है, पर मुझे लगता नहीं कि इसमें बहुत ज्यादा लिस्टिंग गेन्स की पोटेंशियल है।
हिमांग सर ने भी अपना एक वैल्यूएबल एडवाइस हमको यहाँ पे साथ में दे दिया। अभिषेक ने पूरे विस्तार से आपको बता दिया कि किसका कितना आईपीओ साइज़ है, कितने आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगी। आपको ये भी चॉइस करने में हेल्प करवा दी कि दो कौन से आईपीओ जिसमें आप सीधा सीधा पैसा लगा सकते हैं। एक रिटेलर के लिए ज़्यादा पैसा आईपीओ में लगाना भी ठीक नहीं होता, तो इसलिए 2-3 शेयर्स आप चुन रहे हैं, उसमें से 2 तो ऑलरेडी आपको अभिषेक ने अच्छे से बता दिए। आगे बढ़ते हैं, अब जरा आ जाते हैं मार्केट्स पे वापस, सेकेंडरी मार्केट्स पे, और यहाँ से जरा कुछ चेक करवाते हैं 1-2 शेयर और जहाँ पर दम आ सकता है आज, यानी कि ब्रेकआउट वाले शेयर्स। स्क्रीन पे जरा लेके आइए LTTS को। क्या आईटी कंपनी में LTTS ठीक लग रही है? सोनी आपको एक बार जरा जल्दी से बताइएगा, स्पीड से पूछेंगे। लेवल से आप बाय कर सकते हैं। 4700 प्लस के लेवल्स टारगेट्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। पोजिशनल बेसिस पे शॉर्ट टर्म पोजिशनल रहेगा, बट डेफिनेटली यहाँ से बाय कर सकते हैं और नीचे स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं 4480 पे। आपने कल सोनी टाटा पावर के ऊपर रिकमेंडेशन दी थी, एक बार जरा आज वापस से आप उसको आप रिपीट करके दोहरा सकते हैं कि टाटा पावर पे अभी भी आप बुलिश हो, और दूसरा स्टॉप लॉस टारगेट क्या है? जी, टाटा पावर अभी थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। 265 क्रॉस करता है तो उसके ऊपर आप फ्रेश ब्रेकआउट आएगा, अगेन आप उसमें एंटर कर सकते हैं। 265 ब्रेक करने का इंतजार कीजिए, वहां पे आप बाय करेंगे तो आपका टारगेट्स बनेगा 278 टू 280 लेवल्स, और नीचे स्टॉप लॉस उस टाइम पे आप प्लेस कर सकते हैं 258 का। कल रिलायंस माफ़ कीजिए जी एंटरटेनमेंट के अंदर वापस से कुछ मोमेंटम हमको आते हुए दिखा। संतोष, कोई ट्रेड लूँ कि नहीं लूँ जी के अंदर, छोड़ दूँ क्या? ये 5% 3% का जो स्विंग देता है ना, कई बार लगता है कि हाथ से ना निकल जाए, फिर ये आके रुक जाता है 265-70 पे आके। क्या करें, इसका बड़ा मुश्किल हो रहा है। लें तो दिक्कत है, ना लें तो दिक्कत है। यस, स्टॉक वैसे अच्छी डिमांड जोन से बाउंस बैक किया है, तो स्ट्रक्चर अच्छा है। हालांकि ऊपर में 255 260 मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल है, तो जो कन्विक्शन आएगा 260 के ऊपर आएगा। कोई प्रीएम्प्टिव ट्रेड लेना चाहता है तो करंट लेवल पे लेता है तो 245 का स्टॉप लॉस रहेगा। कुछ और स्टॉक्स देखते हैं जिनमें कल अच्छे डिलीवरी वॉल्यूम्स भी थे, और कल के डिलीवरी वॉल्यूम की बेसिस पे क्या आज भी फॉलो अप एक्शन देखने को मिल सकता है। उसमें से कुछ स्टॉक्स में SJVN में भी ये बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा है, और ये पावर ऑफ कोर्स पावर सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है, लेकिन कल जिस तरह के वॉल्यूम्स देखने को मिले, आज क्या फॉलो अप एक्शन एक्सपेक्ट करना चाहिए? सोनी, SJVN को एक बार आप चार्ट चेक करके बताएंगी। 7.5% कल भी बंद हुआ है ऊपर। जी डेफिनेटली प्रियंका जी, यहाँ से कल काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एक्शन भी हुआ है, टेक्निकली भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रहा है यहाँ से। इनफैक्ट इसका एक पहला हर्डल था 83.3 सॉरी, तो वो 83.3 को क्रॉस करने के लिए काफी अच्छे से अपने आप को तैयारी कर चुका है, एंड उसके बाद एक फ्रेश रैली देगा विच कैन गो अप टू लेवल्स ऑफ 91-93 लेवल्स। तो आप उस टारगेट के लिए डेफिनेटली यहाँ से एंटर कर सकते हैं, फ्रेश एंट्री भी ले सकते हैं, और नीचे स्टॉप लॉस अगर प्लेस करना है तो 78.5 का आप स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। वीएन पर जहां स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम बेस्ड एक्शन कल भी था, और आज सोनी को यहां पर बाय मोमेंटम आज के लिए भी दिखता है। एक और स्टॉक लेटेंट व्यू, यहां पर भी आप पिछले 2-3 दिन से देखें तो अच्छा वॉल्यूम है और प्राइस बेस्ड एक्शन भी है। क्या लेटेंट व्यू पर भी एक व्यू बनाना चाहिए? संतोष, तो काफी अंडर परफॉर्म किया था, लेकिन अब बेस बनाकर चल रहा है। हालांकि एक तेजी के बाद कल जो कैंडलस्टिक बना है उसके बाद से थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। नीचे स्टॉक 440 के आसपास मिलता है तो फिर से एंट्री की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ऊपर में वापस से 490-500 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेटेंट व्यू को लेकर ये व्यू संतोष का, लेकिन चलिए आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने, आपको बेहतरीन शेयर बताने के लिए बाजार के दिग्गज संजीव भसीन साहब हमारे साथ जुड़ गए। उनका स्वागत करते हैं। भसीन साहब नमस्कार, शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 और स्वदेश पर। बताइए सर, क्या कह रहा है मार्केट आज, और आपकी नजर कौन से शेयरों पर है? हाँ, गुड मॉर्निंग अभिषेक। तो मार्केट कल बहुत अच्छी चाल दिखा रहा, और बताया कि अब रिलायंस और HDFC बैंक में चाल आ गई है, और मुझे कोई दो राय नहीं, 20,000 आया ही आया। अब इस हफ्ते आए, अगले हफ्ते आए, कोई दो राय नहीं, क्योंकि काफी कंसोलिडेशन हो गई इंडेक्स पे। और कल हमने देखा भी कि मिड कैप वगैरह ने कल न्यू हाई मारा, लेकिन वहां से थोड़ा सुस्त हो गए, विच मीन्स अब मनी वापस लार्ज कैप्स में आ रहा है। और आपने देखा कल इंश्योरेंस के शेयर, आपके रिलायंस, आपके बाकी जो आईटी के ऑटो के शेयर थे, आईटी में डेफिनेटली प्रॉफिट।
तो मैं दो सजेशंस कहूंगा, मुझे बहुत पसंद है। एक तो आईएक्स, देखिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एक्सचेंजेस आर डूइंग वेरी वेल। आईएक्स में कपलिंग की बात रही है, बट इट स्टिल हैज अ 88% एबिटा मार्जिन। और जैसे मैंने पहले भी कहा, मैंने इनफैक्ट ये 122-25 पे बहुत कॉन्ट्रेरियन होके इन्वेस्ट किया था और करवाया भी था लोगों को। मैं अभी भी सोचता हूं आईएक्स की रियल अनलॉकिंग ऑफ वैल्यू अगले 2-3 साल में आएगी, क्योंकि वॉल्यूम्स ऑन द पावर एक्सचेंज विल बी 5, 10, 15 टाइम्स जो है। पावर इज नाउ इन सरप्लस और आपकी रेगुलेशन विल बी माने जो है ना उसका जो एक्सचेंजेस पे टर्नओवर है, दैट इज गोइंग टू बी अ किकर। तो मुझे आईएक्स बहुत पसंद है। लॉन्ग टर्म तो 180-85 जा सकता है, अभी 155 और 158 का टारगेट, 135 का स्टॉप लॉस। दूसरा, हमने कल एज अ डिस्क्लोजर बंधन बैंक की कॉन्फ्रेंस कॉल अटेंड की थी और आज उसकी प्रेजेंटेशन भी है। देखिए बंधन बैंक हैज बीन एन अंडर परफॉर्मर फॉर अ लॉट ऑफ रीजन, लेकिन अगर आप उसका सम ऑफ पार्ट्स लीजिए, उन्होंने सारी प्रोविजनिंग कर ली। कॉस्ट ऑफ मनी फॉर देम ऑन अ रिटेल डिपॉजिट इज द लोएस्ट। और आज आपको पता है, शायद अचंभा है कि देयर अनसिक्योर्ड लोन्स आर नाउ एट द लीस्ट इन द लास्ट 3 इयर्स। उन्होंने ज्यादातर सब कोलैटरलाइज कर दिए। फोर्थली, बंधन में अब म्यूचुअल फंड भी है और ग्रुप फाइनेंस जो एक एचडीएफसी बैंक का, एचडीएफसी का छोटा लेंडिंग आर्म होता था, वो भी उस बंधन बैंक में है। तो सम ऑफ पार्ट्स में बंधन के पास सारा कुछ है, यू नो, विच अ बैंक शुड हैव। हाँ, अंडर परफॉर्मेंस रहा है बिकॉज ऑफ द राइट रीजंस, बट वो कह रहे हैं प्रोविजनिंग एंड ऑल इज हिस्ट्री नाउ। आगे जाते हुए निम एंड प्रॉफिट्स विल बी वेरी मच ऑन द कार्ड। ये उसके लिए है जो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होल्ड कर सके, लेकिन मुझे लगता है ये अंडरडॉग एक आउट परफॉर्मर हो सकता है। मैं इनिशियल टारगेट 250 का दूंगा, उसके बाद 275 भी मैं रूल आउट नहीं करता। यहां से विद अ 1 ईयर टारगेट 200-205 का आप स्टॉप लॉस रखिए, थोड़ा कंजर्वेटिव होना पड़ेगा, लेकिन मुझे जो वैल्यू दिखती है इसकी बहुत ट्रिमेंडस है। ठीक है बसीन साहब, आपने जो आज आईएक्स दिया ना, एक्चुअली वो टेक्निकली और डेरिवेटिव के हिसाब से हमको भी ठीक लगा, इसलिए आज हमने भी आईएक्स रखा। धीरे धीरे सर आपके जैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं आपसे ही, तो आज आईएक्स हमारी लिस्ट में भी था। और दूसरा सर, बंधन बैंक भी आपका अच्छा शेयर है, मेरे को लग रहा है कि इस चीज़ को होल्ड करना चाहिए और एक बहुत बढ़िया रिटर्न देगा। और एक और थैंक यू आपको मैं दूंगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए, आपने हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करके रखा कि रिलायंस ठीक है। आज एक रिपोर्ट आई, वो कह रहे हैं 2800 टारगेट है, फिर पता ये लगा कि आज भी रिलायंस चल सकता है। तो आज आपने ये 3 शेयर जो दिए ना, काफ़ी कॉन्फिडेंस बूस्टर भी हैं और बिल्कुल फिट भी है, टेक्निकली भी बिल्कुल फिट हो रहे हैं। सर एक शेयर ना मेरे को थोड़ा इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पता करना है आपसे, आप उस पर अच्छा गाइड भी कर पाएंगे। वो है जियो फाइनेंशियल का शेयर। काफ़ी सारे लोगों के मन में ये चल रहा है कि 200-220 के आसपास काफ़ी सारे हाउसेस ने भी ले रखा है। क्या हमको इस मार्केट के छोटी मोटी उथल पुथल से निकलकर एक अच्छा पक्का शेयर लेके रखना चाहिए? तो जियो फाइनेंशियल्स पे आप हाँ हैं और रख लें सर ठीक ठाक वैल्यू लेके? बिल्कुल डिम्पी जी, आपकी सही फरमाइश है। देखिए मैंने और हमारे क्लाइंट्स ने, मैंने क्लाइंटों के बिहाफ पे एज ए डिस्क्लोजर हमने जियो फाइनेंस इकट्ठा किया है। इस फॉल में जो मेरे बहुत जिससे मैं कहता हूं नॉलेजेबल इन्वेस्टर्स हैं या लार्ज सम इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने एचडीएफसी बैंक और जियो पे अच्छा पैसा लगाया है और वो सोचते हैं कि अगले 2-3 साल इसको छुएंगे नहीं, और जैसे जैसे आपको नंबर्स आएंगे, ग्रोथ टारगेट्स आएंगे, वी विल बाय। देखिए हाउस ऑफ रिलायंस के घर से अगर आपको कोई ऐसी ऑफरिंग आती है तो आपको पता ही होना चाहिए कि इसमें थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म में जेस्टेशन में दे आर गोइंग टू दे आर सोइंग द ग्राउंड फॉर मच बेटर हार्वेस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आई वुड से जियो फाइनेंस इज अ मस्ट इन योर पोर्टफोलियो, बट थोड़ा सा लॉन्ग टर्म आउटलुक रहे। आपने रिलायंस पे सही फरमाइश की, अंडर परफॉर्मर था टेक्निकली भी। कल 2370 के ऊपर अगर क्लोज रहेगा 2 दिन के लिए, तो जैसे मैंने आपको कहा ईयर एंड तक 2650 का 2700 का टारगेट बहुत आराम से आ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी आज समय देने के लिए और ये सारी राय स्टॉक्स पर बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप कल सुबह फिर होती है आपसे मुलाकात। चले बढ़ते हैं आगे और अब पैनल पर हमारे साथ सुमित मूलचंदानी भी हैं। सुमित, काफी इंतजार कराया आपने, बताएं आपकी आज की ट्रेड पिक्स क्या है? हाय, गुड मॉर्निंग, सॉरी फॉर बीइंग लेट। तो मार्केट अभी भी मुझे लग रहा है कि निफ्टी यहाँ पे भी आप एक बाय में रह सकते हैं विथ अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो लेवल जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पिछला जो हाई था 19,850, अगर वो सस्टेन कर रहा है तो फिर मार्केट एक न्यू हाई की तरफ जा सकता है।
और इसी तरह से आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह बने रहिए स्पॉट में 19,720। तो ये 2 लेवल्स के लिए हम वेट करेंगे टिल द टाइम वी कैन बाय। और जैसे कि रिलायंस अभी भी संजीव सर ने डिस्कस किया था, तो हमें भी लग रहा है कि रिलायंस ने अपने एक लोअर टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट दिया हुआ है, जो अपना रेजिस्टेंस जोन था वो क्रॉस किया है। तो हमें भी लग रहा है कि यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आप ले सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस इज अराउंड 2380। वी आर एक्सपेक्टिंग द टारगेट्स ऑफ 2474 एंड 2543। इसी तरह से आप दूसरा स्टॉक जो डिस्कस किया था पहले भी डिम्पी जी ने और संतोष जी ने, टाइटन। तो टाइटन पे हमारा भी फोकस है। यहाँ पे आप बाइंग अपॉर्चुनिटी देखिए। अपना एक जो हाई था जहां से 3 बार रिजेक्शन मिल चुका है, कल क्लोजिंग बेसिस पे भी आया था, एंड ड्यू टू सम न्यूज ऑल्सो इट कैन गेन अ लॉट। तो यहाँ पे आप बाइंग अपॉर्चुनिटी रखिए। टारगेट रहेगा 3520 एंड 3580 विद द स्टॉप लॉस ऑफ 3310। तो अच्छे लार्ज कैप काउंटर्स आपने सारे पिक किए हैं सुमित, और ऑफ कोर्स टाइटन का तो इनफैक्ट मार्केट कैप भी अब 3 लाख करोड़ के पार है। और कैरेट लेन की जो न्यूज़ है वो कितना इसमें आज के लिए मोमेंटम ला सकती है? आपको लगता है कि 3520 और 3580 ये 2 टारगेट्स होने चाहिए? चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे, कुछ और स्टॉक्स की बात भी करते हैं, कुछ शॉर्ट ट्रेड्स भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि कल और काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग कंपनीज में टाटा इन्वेस्टमेंट ये एक बहुत बड़ा सर्ज ऑलरेडी पिछले 3-4 दिनों में दिखा भी चुकी थी। होल्डिंग कंपनीज के लिए कुछ न्यूज़ ऐसी भी है कि दिसंबर में शायद कुछ डीलिस्टिंग नॉर्म्स आ सकते हैं, अगस्त में बात हुई थी, और इसी तरह से आप सारी होल्डिंग कंपनीज में मोमेंटम देख भी रहे हैं। लेकिन अभी क्या ये थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन फेज में गया है या फिर सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर है? सोनी, कैसे देख रही हैं आप टाटा इन्वेस्टमेंट को? कल 5% गिरा, क्या एक्यूमुलेशन का मौका देखना चाहिए? चार्ट्स पर स्ट्रेंथ है या फिर आपको लगता है कि थोड़ा रुके और नीचे मिल जाएगा? आई थिंक आपको डिप अगर नजर आता है अराउंड 3960 3980 ये रेंज में अगर नजर आता है तो इसमें एंटर करने के लिए बेटर रहेगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल उसी टाइम पे रहेगा, एंड मोस्ट लाइकली ये रेंज आपको आज दिखा भी सकता है। सो आप उसी रेंज पे बाय कीजिए, क्योंकि वहां पे अगर आप बाय करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस 3540 का काफी अच्छा बनेगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल रहेगा। सो उसी लेवल पे एंटर कीजिए, 3540 स्टॉप लॉस तब लगाए, बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी, एंड देन अगेन यू कैन सी टारगेट्स ऑफ 4200 4500। 4500 रुपए की तरफ टाटा इन्वेस्टमेंट का शेयर आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। आईटी स्टॉक्स लगातार फोकस में है और हम कुछ बाइंग देख भी रहे हैं। विप्रो आज फोकस में रहेगा, क्योंकि विप्रो को लेकर खबर यह है कि इन्होंने एनवीडिया के साथ एक कोलैबोरेशन किया है। हेल्थ केयर कंपनीज को ये जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर ये मदद करेंगी। तो एक ठीक ठाक डील, बड़ी कंपनी है एनवीडिया एआई स्पेस में, उनके साथ ये करार है। हेमांग सर, विप्रो, बाकी सारी कंपनी चल रही हैं, विप्रो भी चला है, लेकिन एक ऐसा शेयर है ना, इसको आप 3 महीने पहले अगर उठा के देखें तो भी 400 के भाव, 6 महीने पहले उठा के देखें तो भी आपको 400 रुपए के भाव दिखेंगे। 400 रुपए वाले भाव से हिलता डुलता तो है, लेकिन फिर उसी भाव पे आ जाता है। ये क्या सलाह होगी आपकी विप्रो के शेयर को लेकर? और अगर आईटी स्पेस में अगर किसी को कुछ लेना हो, विप्रो ठीक है या फिर इन्फोसिस, टीसीएस एनीवे बेहतर विकल्प होंगे? आईटी के अंदर लार्ज कैप जो स्टॉक्स है वो काफी रेंज बाउंड रहे। हालांकि पिछले कुछ दिनों में थोड़ा सा रिवाइवल हमने देखा था टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक में, बट मुझे लगता है कि आईटी जो है उसमें मिड कैप स्टॉक्स के अंदर काफी अच्छा मोमेंटम है, चाहे वो बिरला सॉफ्ट हो या कोफोर्ज हो या एलटीटीएस हो। तो अगर आपको थोड़ा मोमेंटम खेलना है, थोड़ा सा एक्साइटमेंट चाहिए, तो मिड कैप आईटी इज अ बेटर प्लेस कंपेयर टू लार्ज कैप आईटी। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि अगर आपको लार्ज कैप में निवेश करना है तो एचसीएल टेक, टीसीएस, जहाँ पे एक बायबैक का भी चालू हो गया है, तो ये वैल्यूएशन या स्टेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से मुझे अच्छे लग रहे हैं। विप्रो थोड़ा सा सबड्यूड स्टॉक है, काफी अंडर परफॉर्मर है, तो मुझे लगता है कि उसको छोड़ के आप इन्फोसिस, एचसीएल टेक या टीसीएस पे फोकस करें। विकल्प आपके पास हैं, विप्रो अवॉइड कीजिए और एचसीएल टेक, टीसीएस ये आपके लिए बेहतर सौदे साबित हो सकते हैं। कुछ और शेयरों पर नजर डालेंगे। यूग्रो कैपिटल, जो कि आरबीआई के सर्कुलर के बाद जो कि रिस्क वेटेज बढ़ाया गया था, उसके बाद हम देख रहे हैं कि लगातार पिटाई का शिकार ये शेयर हो रहा है। 285 रुपए के आसपास का भाव था, 260 रुपए के भाव अब इसके आ गए हैं, लगातार 4.70 से प्रेशर में है। लेकिन कंपनी की तरफ से फिर से स्टेटमेंट आया है, इन्होंने कहा है कि कॉस्ट ऑफ बोरिंग पर कोई मटेरियल इंपैक्ट नहीं आएगा आरबीआई के सर्कुलर का, और जो अहम जो रेशियोज होते हैं, कैपिटल एडुकेशन रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट, उस पर बिल्कुल
कोई भी असर नहीं आएगा आरबीआई के सर्कुलर का, और फंडिंग को लेकर भी कोई खास इंपैक्ट देख नहीं रहे हैं। आप जरा इस पर हेमांग जी आप ही व्यू दीजिए, क्या करना चाहिए यूग्रो में और तमाम एनबीएफसीज में? क्या मान के चलें कि अब जो करेक्शन होना था हो गया और यहां से अब एक स्थिरता के संकेत मिलेंगे हमें? देखिए, जो भी सेक्टर के अंदर रेगुलेटर थोड़ा सा कॉशियस है, और जिस तरह के डेवलपमेंट्स अभी रिसेंटली हुए जहां पे कि रिस्क वेट बढ़ाया गया है, और वैसे भी मुझे लगता है कि जो अनसिक्योर्ड लेंडिंग या कंज्यूमर लोन था उसमें एक तरीके से एक्सेस चल रही थी, तो टाइमिंग मुझे लगता है कि सेक्टर थोड़ा कंसोलिडेशन में जाएगा। जो एसेट बेस्ड फाइनेंस कंपनीज है, जैसे कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हो गई या ऑटो लोन्स वाली कंपनी हो गई, वो रिलेटिवली बेटर प्लेस्ड है। और मेरा पर्सनल मानना है कि एनबीएफसी के मुकाबले बैंक्स के अंदर एज अ टेक्टिकल शिफ्ट करना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा स्टेबिलिटी एचडीएफसी बैंक में हमने देखा, थोड़ा सा आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक। तो एनबीएफसी में नया एक्सपोजर लेने की बजाय आप बैंक्स के थ्रू ये काम कीजिए, उसको सेटल होने दीजिए, एक लेवल पे अट्रैक्टिव लगेगा, तब जाके हम एनबीएफसी में दोबारा एंट्री कर सकते हैं। सही सर, बढ़िया व्यू है ये आपका। ये बिल्कुल सटीक सलाह निवेशकों के लिए और ट्रेडर्स के लिए भी ये काम करेगा। लेकिन 9 बज गए हैं और 9 के नौरत्न लेकर हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ गए हैं। शरद, बताइए आज कौन से 9 शेयर फोकस में रहेंगे? जी बिल्कुल, आज जो है 9 शेयर्स जो फोकस में रहने वाले हैं वो सबसे पहला इंक्लूड करता है आईडीबीआई बैंक। यहाँ पे एक नेगेटिव न्यूज़ फ्लो डेवलपमेंट हो रही है, जहाँ पे पता चल रहा है कि जो उनकी जो विनिवेश है, जो डिसइन्वेस्टमेंट है, वो इस साल अनलाइकली है इस फाइनेंशियल ईयर में, क्योंकि इंपॉर्टेंटली गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया है बिड का, जहाँ पे वो एक नए एसेट वैल्यूअर को अपॉइंट करेंगे। इसका मतलब एक फ्रेश प्रपोजल जो है जारी किया जाएगा। दूसरा स्टॉक फोकस में रहेगा वो है टीसीएस। यहाँ पे लार्जली नेगेटिव डेवलपमेंट आ रही है। यहाँ पे लगभग $125 मिलियन का प्रोविजनिंग कर सकते हैं, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट लिटिगेशन का जो केस चल रहा है यूएस के सुप्रीम कोर्ट के, तो वहाँ पे कंपनी की एक पिटिशन को जो है खारिज कर दिया गया है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट लगभग 3 से लेकर 4% तक का पैट में देखने मिल सकता है तीसरे तिमाही में। तीसरा स्टॉक रहेगा आईएफएल फाइनेंस। पहली बार कंपनी ने अपनी FY25 की गाइडेंस दी है, जहां पे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेट प्रॉफिट 2500 करोड़ आए, और वहीं अगर लोन AUM CAGR की बात करें तो 25% का ग्रोथ देखने मिल सकता है। कैपिटल एडिक्वेसी का भी 25% का ग्रोथ का अनुमान दिया गया है। और इम्पोर्टेंटली जो हाल ही में RBI सर्कुलर आया था NBFCs और बैंक्स पे जो है क्रेडिट को कम करने के लिए, यहाँ पे इम्पैक्ट जो स्टैंड अलोन नेट एंटिटी में वो लगभग 40 बेसिस पॉइंट्स का देखने मिल सकता है। उग्रो कैपिटल का भी जो है एक रिएक्शन आया है। ये आपका अलग स्टॉक है, जहाँ पे एक टाइप से RBI सर्कुलर पे ही उन्होंने टिप्पणी दी है। 3 इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही है। सबसे पहला उन्होंने कहा है कि कॉस्ट ऑफ बोरिंग पे कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिटर्न रेशियोज होते हैं, उनमें भी कोई इम्पैक्ट नहीं देखने मिलेगा। और जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है या ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है, उस पर अभी या आने वाले फ्यूचर में भी कोई इम्पैक्ट नहीं देखने मिलेगा। तो सफाई आ रही है दोनों NBFCओं से। 5वां स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो है आपका सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया। यहाँ पे FI नोमुरा ने जो है बल्क डील में देखा हमने 0.66% स्टेक की एक्विजिशन की है। ऑलरेडी उनका 1.33% स्टेक ऑलरेडी होल्डिंग में था, तो अब उनका जो स्टेक है लगभग 2% हो जाता है कंपनी में। 6वां स्टॉक रहेगा टेक्समैको रेल। यहाँ पे QIP इशू खुल चुकी है, लगभग 750 करोड़ का QIP है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो फ्लोर प्राइस है ऑलमोस्ट 136 रुपीज़ पर शेयर पे आ रहा है, यानी कि 9% डिस्काउंट पे। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स की जो है मंथली वॉल्यूम्स के बारे में बात करें तो अक्टूबर महीने में जो वॉल्यूम्स आई है ईयर ऑन ईयर बेसिस में, यहाँ पे 4% का गिरावट आया, और वही मंथ ऑन मंथ में भी एक डी ग्रोथ देखने मिला है। तो इसका मतलब एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है स्टॉक में देखने मिल सकता है। 8वां स्टॉक जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है वो है बिग बोल्ड ब्रोकरेज। यहाँ पे देखें तो गोल्डमैन सैक्स ने पॉलीकैप पे जो है रेटिंग रखी है, इनिशिएट रखा है बाई के साथ, लक्ष्य रखा है 5750 रुपीज़ पर शेयर। एंड ऑफ कोर्स मैक्रो मूवमेंट के कारण जो उन्होंने चूज़ किया इनको, और इनको प्रेफरेंस भी दिया है उनके पीयर KI इंडस्ट्रीज़ के साथ। आखिरी स्टॉक जो फोकस में रहेगा और वो है हमारा खबर सेगमेंट, जिसके लिए मैं जाना चाहता हूँ, इस पे फोकस करेंगे, वो है टीटागढ़ रेल सिस्टम्स। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आ रहा है। स्टेनलेस स्टील मैन्युफैक्चरिंग जो उनकी बैंगलोर मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए वो जल्दी शुरू हो सकती है। जो प्रोडक्शन है और काम है वो दिसंबर के महीने तक शुरू हो सकती है। और इम्पॉर्टेंटली जो पहला रैक रहने वाला है, जो स्टेनलेस स्टील कोच होगा, वो मार्च के पहले अगले साल जो है
डिस्पैच करने देखने मिल सकती है। हाल ही में एबीबी के साथ भी उन्होंने करार किया था मेट्रो प्रोजेक्ट से और स्टॉक 52 वीक हाई लेवल्स पे है। तो ये सारे 9 स्टॉक्स है जो आपने रडार में रखिए और नोट कर लीजिए, दिन के ट्रेड में यहाँ पे एक्शन देखने मिल सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शरद, ये सारी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब मेरे साथ एक और मेहमान जुड़ रहे हैं, खुश बोरा। उनका स्वागत करते हैं और उनके जरा ट्रेडिंग कॉल्स भी पता कर लेते हैं। खुश, गुड मॉर्निंग, आपकी आज की ट्रेडिंग कॉल्स। जी हाँ डिम्पी, सबसे पहले वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, सारे पैनलिस्ट और सारे दर्शकों को भी वेरी गुड मॉर्निंग। एंड जस्ट अ क्विक वर्ड, जो ये शरद का सेगमेंट होता है, दिस इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। जो सारी कवरेज होती है, अगर किसी का कुछ मिस हो जाए तो इन स्टॉक्स के इस सेगमेंट के चलते सारे स्टॉक्स कवर हो जाते हैं। सो कूडोज टू योर टीम एंड शरद स्पेसिफिकली, दिस इज ब्रिलियंट। देखिए, जहां तक निफ्टी की बात है, अभी भी वही व्यू इंटैक्ट है बाय ऑन डिप्स का। आप देखें तो 19,850 875 के जो जोन्स हैं, इसके आसपास का रेजिस्टेंस है, उसको रिस्पेक्ट करके चल रहा है। फिलहाल ऑप्शन रेट अभी भी 19,800 850 के आसपास का ही कंजेशन जोन दिखा रहा है। तो डिप्स पे बाय करते चलें। एक बार 19,800 850 जो है ये टेकआउट होता है कन्विंसिंगली, तब न्यू हाइज आ जाएंगे इन प्ले, विच इज 20,200 के लेवल्स। बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट तरह से सपोर्ट ले रहा है, ये भी एनकरेजिंग है। तो 43,400 का सपोर्ट जोन एंड 44,200 का रेजिस्टेंस जोन, इस लेवल के लिए बैंक निफ्टी में प्ले कर सकते हैं। जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात है, देखिए बहुत अच्छा एक्शन चल रहा है स्टॉक में। तो मेरे 2 पिक्स हैं, लार्ज कैप स्मॉल कैप का मिक्स है। पहला है हुडको। ओवरऑल सेक्टर में ही हम अच्छा तेजी, अच्छा अपमूव देख रहे हैं। पोजिशनल बाय के हिसाब से देना चाहूंगा, हुडको को 88 और 95 के 2 टारगेट्स के लिए बाय करें। 78 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा है लार्ज कैप, मोमेंटम प्ले है। हीरो मोटोकॉर्प, बहुत अच्छी तेजी है, कहीं भी अबेट नहीं हो रही है, कभी भी कहीं भी रुकने का साइन नहीं है। 3450 और 3525 के 2 टारगेट्स, 3300 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। हीरो मोटोकॉर्प आपके लिस्ट में आ गया। आज ऑटो कंपनीज हैं लिस्ट में, जैसे आज हमने अशोक लीलैंड के बारे में जानकारी दी। थोड़ी देर पहले हमने एक और शेयर भी डिस्कस किया था, ऑटो का ही था, टाटा पावर भी डिस्कस हुआ आज। एस्कॉर्ट्स ऑलरेडी सोनी की लिस्ट में भी है, तो आज आपकी लिस्ट में हीरो मोटोकॉर्प है। दूसरा भी ऐसे शेयर है हुडको, इस पर भी ध्यान रखिए। मिड सेगमेंट का एक शेयर है ये, 88 से 95 रुपये तक के आपके टारगेट बनेंगे। ऑलरेडी चला हुआ शेयर है, इसलिए वॉल्यूम अपना एडजस्ट करके लेना आप हुडको के अंदर। और हीरो मोटोकॉर्प तो ठीक है, वैल्यूएशन के हिसाब से ठीक है। आगे बढ़े, कुछ एक और शेयर ज़रा फटाफट से चेक करवा लें, जहाँ पर आज क्या वापस से स्ट्रेंथ आएगी। एक शेयर और है जिसका नाम है एक्सिस बैंक। क्या ये भी आज पार्टिसिपेट कर सकता है क्या बैंकिंग में? HDFC से तो उम्मीद ज़्यादा है, लेकिन एक्सिस बैंक से क्या ये उम्मीद धूमिल हो रही है? एक बार आपसे ही करते हैं खुश चर्चा। जरा एक्सिस बैंक चेक करोगे? आपने एक बार पहले एक दी थी कॉल इस पे, मेरे को याद है। बिल्कुल डिम्पी, हमने आई थिंक ऑप्शंस चैंपियन में भी इसको डिस्कस किया था, अच्छा मूव आया था। और एज अ कैश स्टॉक, एज अ बाइंग स्टॉक तो हमने काफी बार इसकी चर्चा की भी है। एक क्रैकडाउन आया था, आप देखें तो 2 से 3 सेशंस पहले, जब पूरे बैंकिंग सेक्टर में हमने फॉल देखी थी। मेरे हिसाब से ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अगर मुझे मोमेंटम प्ले के हिसाब से देखना हो प्राइवेट स्पेस में, तो एक्सिस बैंक मेरा अभी भी टॉप पिक रहेगा। HDFC एंड ICICI विल एक्चुअली फॉलो थ्रू एंड दे आर मोर पोजिशनल बेट्स। तो एक्सिस बैंक बिल्कुल अपने रेडार पे रखें। नियर टर्म के हिसाब से अगर आप देख रहे हो तो 1120 और उसके ऊपर अगर मैं देखूं तो 1150 के जो लेवल्स हैं, ये आपके लिए टारगेट्स एक्ट करेंगे। और ऑन द डाउन साइड जो सपोर्ट जोन है, ये 975 के पास है। तो पोजिशनल बेट भी ले सकते हैं, कोई मोमेंटम प्ले चाहे नियर टर्म के लिए, तो भी एक्सिस बैंक मेरे हिसाब से अच्छी तेजी दिखा सकता है। ठीक है, एक्सिस बैंक का एक शेयर मेरे को पता करना है। अब तक किसी ने भी एनालिस्ट ने शेयर के बारे में ना पूछा, ना बात की, ना ही कोई रिकमेंडेशन आई, लेकिन मेरी लिस्ट में वो कल से चल रहा है और मैंने आपको खबर बताई थी। वो था एक्साइड इंडस्ट्रीज़ के रिगार्डिंग कि 8,000 करोड़ रुपए का एक भारी भरकम पैकेज शायद आ जाए ई व्हीकल्स बैटरीज़ को लेकर, और उसमें एक्साइड को लेकर चर्चा है। सोनी कल भी मैंने आपसे पता किया था, एक बार ज़रा आज आप वापस चेक करेंगे एक्साइड क्या आज प्ले हो सकता है? आज ये गैप के साथ ही खुल रहा है, करीब 2 रुपये। पीछे इनफैक्ट आप ओपनिंग ट्रेड पूछते तो मैं एक्साइड भी बता देती। काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। यहाँ से करंट लेवल अगर मैं देखूं तो 295 98 लेवल्स जाने के चांसेस काफी हाई हैं, तो उस पोजिशनल टारगेट के लिए आप यहाँ से खरीद सकते हैं। नीचे में इमीडिएट सपोर्ट 280 का काफी अच्छा बेस बन गया है। 280 स्टॉप लॉस के साथ आप इसको बाय कर सकते हैं। 295 298 टारगेट्स।
ठीक है, ये तो बात हुई है। एक साइड पर एक बार कुछ ट्रैक्टर कंपनीज को डिस्कस करते हैं और इसमें आप ऑटो में चाहे एम&एम की बात हो, चाहे स्कॉट्स कुबोटा की बात हो, चाहे वेस्टी टिलर्स की बात हो, इनकी बात करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रैक्टर इंडस्ट्री के वॉल्यूम जो है वो डबल हुआ है पिछले 10 सालों में। बड़ी ब्रोकिंग फर्म्स के यहाँ पर व्यूज भी आ रहे हैं। ट्रैक्टर स्टॉक्स में से संतोष क्या पसंद आएगा आपको? यस, एस्कॉर्ट्स का चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो काफी अच्छा है। स्टॉक कंसोलिडेट करके वापस से मोमेंटम दिखा रहा है। यहाँ से 3200 का एक अच्छा सपोर्ट है। ऊपर में 3450 तक के लेवल फिर से देखने को मिल सकते हैं। मुझे एम&एम भी अच्छा लगता है। इसका स्ट्रक्चर देखें तो अभी बीच में कमजोरी देखने को मिली थी, लेकिन स्टॉक ने अच्छा रिबाउंड किया। अभी बेस बना रहा है 1540 के आसपास। 1600 का लेवल जैसे ही क्रॉस करेगा हमको 1670 रुपए तक की रैली देखने को मिल सकती है। आता आपको और एम&एम भी पसंद आता है यहाँ से, और ऑटो स्टॉक एक मोमेंटम में है भी, इस पर आप नजर रखें। कोल इंडिया कल थोड़ा सा वहाँ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। क्या यहाँ पर मौका होना चाहिए ऐड करने का, क्योंकि इनके ट्रिगर्स तो अब भी वहीं बने हुए हैं। ऑफ कोर्स पावर और जिस तरह से इनकी एडवोकेट कोल सप्लाई पावर प्लांट्स के लिए इंश्योर्ड है, साथ ही कंपनी मल्टीपल एफर्ट्स कर रही है अपनी कॉस्ट रिडक्शन करने के लिए और कई इनिशिएटिव्स भी ले रही है, और इसीलिए ब्रोकिंग फर्म्स के पॉजिटिव व्यूज भी हैं कोल इंडिया पर। कोल इंडिया को थोड़ा सा जो रिट्रेस हुआ है यहाँ पर कुछ ऐड करना चाहिए। अपॉर्चुनिटी है फॉर श्योर। और देखिए ये जो फॉल आया है ये भी एंटिसिपेटेड था, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग आरएसआई नेगेटिव डाइवर्जेंस देखने मिल रहा था। इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कहां से टर्न अराउंड होता है स्टॉक। तो बिल्कुल ये जो फॉल आया है ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे था। प्रॉफिट बुकिंग ही कह सकते हैं इसे। अपॉर्चुनिटी है, बट मैं कहूंगा आप देखें पिछले 4 से 5 सेशन से स्टॉक नीचे ही ट्रेड कर रहा है, तो एक बार इसे सेटल होने दें। एक पॉजिटिव क्लोजिंग अगर हमें मिले तब भी हम इसमें बाय कर सकते हैं, क्योंकि पहले का जो मोमेंटम है इसका वो काफी अच्छा चले आ रहा है। जस्ट दैट वी वोंट कैच अ फॉलिंग नाइफ। बहुत अच्छा सपोर्ट है स्टॉक के पास 325 के जो लेवल्स हैं इसके आसपास, और एक गैप भी है। तो इस लेवल के आसपास मिले तब भी बाय कर सकते हैं, या एक पॉजिटिव गैप अप मिले तो बाय कर सकते हैं। बट मैं कहूंगा कि एक दिन के लिए और वेट कर जाएं। लेट्स जस्ट सी वेयर द डस्ट सेटल्स एंड दिस डिप विल फोर्स योर टर्न आउट टू बी बाइंग अपॉर्चुनिटी। रणनीति थोड़ा सा इसको सेटल हो जाने दें, उसके बाद आपके लिए मौके मिलेंगे। मतलब कोल इंडिया का शेयर ऐसा है, लगातार आपको जबरदस्त रिटर्न दिए हैं, थोड़े थोड़े करेक्शन आ रहे हैं। हो सकता है कि अब स्थिरता के बाद आपको एक एंट्री का एक बढ़िया मौका इससे मिल जाए। आईडीबीआई बैंक आज ये फोकस में रहेगा और शायद गैप डाउन इसकी शुरुआत होगी। वजह यह है कि इसका जो विनिवेश है अब वो इस वित्त वर्ष में नहीं होगा, ये सरकार ने कंफर्म कर दिया है। और वो कंफर्म हुआ है कि एसेट वैल्यूअर के अपॉइंटमेंट को उन्होंने रद्द कर दिया है। एक कह सकते हैं कि झटका है, उम्मीद ला के बैठे आईडीबीआई बैंक में, तो ट्रिगर यही है। हिमांग जी, क्या करना है आईडीबीआई बैंक के शेयर में? ये डिप आया, गिरावट आया तो लेना है, या फिर फिलहाल इसको भूल जाएं, अवॉइड करें? मेरे ख्याल से जो आईडीबीआई बैंक है उसमें ऐसा कोई एक्साइटिंग स्टोरी नजर नहीं आ रहा है। नंबर्स भी ठीक ठाक कंपनी डिलीवर करती है। तो अगर बैंकिंग में ही फोकस करना है तो एक्सिस बैंक या स्टेट बैंक जो है वो रिलेटिवली बेटर प्लेस्ड है। प्राइवेट सेक्टर बैंक में एक काफी कंसोलिडेशन के बाद अच्छी मूव की शुरुआत हो चुकी है। एचडीएफसी बैंक भी वो दिखा रहा है और नतीजे काफी अच्छे थे। तो मैं समझता हूँ कि वहीं पे फोकस करना चाहिए। और कोल इंडिया के बारे में कुछ डिस्कशन हो रही थी। आई थिंक कल उसका एक्स डिविडेंड हुआ, उसकी वजह से स्टॉक वीक था। नतीजे अच्छे थे, आउटलुक कल शायद इन्वेस्टर कॉल भी थी कोल इंडिया की, काफी एनकरेजिंग आउटलुक दिया है डिस्पैचेस को लेके, प्रोडक्शन को लेके, ई ऑक्शन प्राइसिंग को लेके। तो डेफिनेटली निवेश के लिए ये एक अच्छा लेवल है। ठीक है, डन। तो कोल इंडिया पे लेकर रिकमेंडेशन भी बाय आपको मिल गई है। आगे बढ़ें, अब जरा मार्केट हम ओपन की तरफ बढ़ रहे हैं, और इस बीच अगर आप चेक करेंगे, पहले जरा निफ्टी एक बार ज़रा स्क्रीन पे लेके आइए। आज बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग हो रही है, कुछ ज़्यादा बड़ा चेंजेस इसके अंदर नहीं मिल रहे हैं। ये सेकंड डे है जब हम गिफ्ट निफ्टी को तो 19,800 के ऊपर देख पा रहे हैं, लेकिन हम अभी 19,800 से तरस रहे हैं और अभी हमको नहीं मिला, लेकिन फ्लैट ओपनिंग हो रही है। ठीक है, देखते हैं लीडरशिप किसके पास आती है। पहले मैं टॉप काउंटर्स बताता हूँ जो आज चल सकते हैं। बीपीसीएल, कोल इंडिया, विप्रो, टाटा कंज्यूमर्स, ये कुछ एक शेयर्स हैं। इसमें लीडरशिप वाला एक भी शेयर नहीं है, एक भी शेयर नहीं है। ठीक, जो कमज़ोर है मेरा जरा वो भी आपको बता देता हूँ। कोटक, हिंडाल्को, आइशर, पावर ग्रिड, डिविस लैब, लीडरशिप वाला एक भी शेयर नहीं है। तो जो बढ़ने वाले शेयर हैं उसमें भी 1% सिर्फ बीपीसीएल है, इसके अलावा कोई नहीं है। गिरने वालों में सबसे ज़्यादा गिरेगा कोटक बैंक, उसके अलावा कोई भी नहीं है। तो आज मार्केट एक सपाट ओपनिंग करेगा, डायरेक्शन बाद में लेगा, ये साफ साफ पता लग रहा है। एडवांस डिक्लाइन भी अगर आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, बेल बजी है, इस बीच मार्केट ओपनिंग हो रही है।
1164 शेयर हैं, ये थोड़ा टिल्टेड है टुवार्ड्स बायसनेस ऊपर की तरफ में। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि पहले हाफ में अगर हम 19,800 सवा 800 वाली रेंज को पार कर लेते हैं तो सेकंड हाफ शॉर्ट कवरिंग का रहेगा। अगर फर्स्ट हाफ में 19,800 सवा 800 800 वाला लेवल पार नहीं होता तो सेकंड हाफ भी प्रेशर का रह सकता है। प्रेशर इन द सेंस यानी कि आप रेंज में रहेंगे, वही 700-600 को वापस टेस्ट करने के लिए पहुँचना जाए कहीं आप, ठीक है। बैंक निफ्टी आप देखेंगे 43,600 पे चल रहा है, सपोर्ट है इसका 43,500 और रेजिस्टेंस है इसका 43,800। इस पे आप ध्यान रखिएगा, मैंने आपके सामने दोनों लेवल्स क्लियर कर दिए हैं। अब आते हैं जरा टॉप गेनर्स पे। निफ्टी के टॉप गेनर्स आपकी स्क्रीन पे दिख जाएंगे। बीपीसीएल जरा लेके आते जाइए। अडानी एंटरप्राइजेज 0.5% ऊपर है। अडानी को लेकर कल भी हमने आपके सामने बात रखी थी कि इसके ज़्यादातर शेयर्स ठीक है, अब उसमें वैल्यू हंटिंग हो रही है वापस से, तो इसलिए इन शेयर्स पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, बस इतना ही मेरा कहना है। आप अपने हिसाब से अपनी पोजीशनिंग इसमें कीजिए, कितना लेना है कितना नहीं। दूसरा कोल इंडिया, अभी आपको सर बता ही रहे थे हेमांग सर, टाटा कंज्यूमर्स काफ़ी दिनों बाद ऊपर आया। टाटा मोटर्स कल हमने डिस्कस किया था, ये शेयर भी। हीरो मोटोकॉर्प आज खुश के कॉल है, ये भी ऊपर है। एनटीपीसी भी आज ऊपर है, सिप्ला भी आज ऊपर है। तो ये सब शेयर्स हैं तो सही ऊपर, बट इनमें परसेंटेज में कुछ खास बड़ा दम नहीं है और लीडरशिप की एब्सेंस आपको साफ साफ दिख रही होगी। आते हैं वीक काउंटर्स पे। टीसीएस पे जो एडजस्टमेंट्स होना उसकी वजह से हल्का नुकसान है, हालांकि ये नुकसान बढ़ भी सकता था लेकिन ज़्यादा नहीं है, तो एक अच्छा साइन आप समझ के चलिए। भले टीसीएस जो डिप दे रहा है हो सकता है एक बेस भी बना दे। कोटक बैंक के अंदर आज नुकसान हल्का सा है। हिंडाल्को, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक नीचे है। इसका मतलब बैंक निफ्टी को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आज सपोर्ट बचाने के लिए हिम्मत दिखानी पड़ेगी। ये साफ स्क्रीन से देख के लग रहा है कुछ बड़े शेयर्स जो बैंक के वेटेज वाले शेयर्स हैं वहाँ पे आज आपको प्रेशर है। 1250 शेयर एडवांसेस के अंदर दिख रहे हैं। अभी भी जो टिल्ट है टुवार्ड्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग साइड पे है, बट ब्रेकआउट नहीं होगा। ब्रेकआउट के लिए थोड़ा भी और वेट कीजिए। 19,800 सवा 800 की रेंज 12 बजे से पहले आपको मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। अटेम्प्ट हो रही है, कोशिश हो रही है, देखते हैं, लेट इट बी। उसके अलावा अब नेक्स्ट 50 भी मैं आपको जल्दी से दिखाता हूँ। हीट मैप आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, उसमें आप देखेंगे अदानी, विल्मर, इंडिगो और हेवल्स, ये कुछ एक शेयर्स हैं जो चल रहे हैं। कमज़ोर में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, वीबीएल और जोमेटो जैसे शेयर्स है। ये स्क्रीन आपकी आ चुकी है, इसमें दो पहले शेयर टाटा ग्रुप के हैं, फिर एक अडानी ग्रुप का शेयर है। ये कुछ एक शेयर्स हैं जो आपको हीट मैप में आज स्ट्रेंथ दिखाते हुए दिख रहे हैं। तो कुल मिला के आज मार्केट की साइलेंट, पोलाइट और शांत ओपनिंग हुई है। उम्मीद करता हूँ कि निफ्टी ही बैंक निफ्टी को गाइड करेगा और निफ्टी के पहले ब्रेकआउट के बाद बैंक निफ्टी उसको लीड करेगा। लेट इट बी, देखते हैं। बड़ी पोजीशंस लेने से थोड़ा बचेगा। ऑप्शंस वालों के लेवल्स पार होने पर ही उनको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। अब जरा प्रियंका के पास चलते हैं, छोटे मझोले शेयर्स उनसे पता करवा लेते हैं, फिर मेहमान भी जुड़ जाएंगे। ठीक है। जिन स्टॉक्स पर ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट्स थी, फॉर एग्जांपल पॉलीकैब, वहां टारगेट बड़ा था तो आप देखिए 2% तेजी है। केईआई का इनफैक्ट बाय रेटिंग तो थी लेकिन टारगेट प्राइस घटाया था, इसलिए आप केईआई पे एक नुकसान भी देख रहे हैं। लेकिन यस, ऑयल मार्केटिंग काउंटर में बीपीसीएल है तो मिड कैप में एचपीसीएल जैसे काउंटर्स भी आपको क्लियरली दिख रहे हैं। और वो जो डिक्सॉन जैसे पीएलआई स्कीम वाले काउंटर्स अब भी चल रहे हैं। एनर्जी पैक के कुछ स्टॉक्स में अच्छी मूव है। ऑटो पैक के अशोक लेलैंड जैसे काउंटर्स में अच्छी आपको मूव देखने को मिल रही है। एट द सेम टाइम्स एक बार स्मॉल कैप में भी देख लेते हैं। स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी जहां अच्छा एक्शन दिख रहा है उनमें न्यूज़ बेस्ड एक्शन तो क्लियरली दिख ही रहा है। पहले जो स्टॉक्स बढ़ने वाले स्टॉक्स हैं उनमें आपको लेटेंट व्यू, वॉल्यूम बेस्ड डिलीवरी, अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस भी कर रहे थे इस काउंटर को, वहां मूव दिख रही है। उसके अलावा रियल एस्टेट के शोभा, सनटेक, रियलिटी जैसे काउंटर्स, इनमें अच्छी मूव है। केईसी इंटरनेशनल ये एक रेंज में था कई समय से, अब यहां से चलना शुरू हुआ है। रेलवे काउंटर्स अच्छे चल रहे हैं, वहां पर आप देखिए क्यूआईपी और फंड रेजिंग की कितनी सारी न्यू खबरें भी हैं जिसके चलते आप इन काउंटर्स में लगातार मोमेंटम देख रहे हैं। लेकिन गिरने वाले, नुकसान वाले काउंटर्स प्रॉफिट बुकिंग की स्टेज में है क्या सुज़लोन, या थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन फेज में आ गया, अभी समझते हैं। आज another 5% है। आईडीबीआई बैंक पे भी 4% का कट है क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट की होप्स को झटका लगा है। लेकिन आप देखें तो कॉनकॉर्ड जैसे काउंटर्स में अच्छी मूव है। सो यहाँ केस टू केस देखना पड़ेगा, सारा पूरे सेक्शन को एक साथ नहीं देख सकते। थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आपको हेल्थ केयर के काउंटर्स, मेड प्लस जैसे काउंटर्स में भी मिड कैप और स्मॉल कैप में दिख रही है। क्लियर ट्रेंड जैसे अभी डिम्पी भी बोल रहे थे, अभी नहीं फिलहाल दिख रहा है। बाजार थोड़ी रिकवरी का अटेम्प्ट कर रहा है। ट्रेड्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं अभिषेक के साथ। अभिषेक, ठीक है, तो बाजार का ये मूड, लेकिन आपके लिए ओपनिंग पर मौके कहां पर बन रहे हैं, कहां पर आपको ट्रेड करना है, ये अब जानेंगे और फटाफट शुरुआत करेंगे। सोनी, शुरुआत आपसे करते हैं, बताइए नजर कहां गई है आपकी? रहेगा जाइडस लाइफ में 633 स्टॉप लॉस के साथ अब जाइडस लाइफ करंट लेवल में बाय कर सकते हैं। इंट्राडे टारगेट रहेगा 654। 54 का टारगेट जाइडस लाइफ के लिए, 642 पर फिलहाल ये
शेयर ट्रीट कर रहा है, तो ये ठीक ठाक अपसाइड आपको आज मिल जाएगी। संतोष, आपके फोकस में कौन सा शेयर है, कहां पर कन्विक्शन आ रहा है? मेरे डाल पे सिप्ला है, फार्मा स्पेस से ही। सिप्ला में एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है, 1260 का लेवल क्रॉस किया, लग रहा है 1300 तक के लेवल दिखा सकता है। यहाँ 1255 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। इसके अलावा मुझे बीपीसीएल में मॉर्निंग में लॉन्ग बिल्डअप्स होते दिख रहे हैं। 1-2 दिन का पुल बैक देखा था हमने एक तेजी के बाद, आज फिर से अच्छे लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं, अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला शुरू के 5 मिनट में ही। तो यहाँ पे फोकस रखिए। ऊपर में यहाँ पे 406 रुपए तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। 392 का स्टॉप लॉस रहेगा। आज संतोष और सोनी के व्यूज बड़े मैच कर रहे हैं, मतलब नाम का पहला अक्षर तो मैच करता ही है एस से, लेकिन बाकी आप देखिए अरविंदो फार्मा संतोष के लिस्ट में था शुरुआत में, और उसके बाद वो सोनी की लिस्ट में भी था। फार्मा चुना सोनी ने, जायडस लाइफ, और सिप्ला चुन लिया संतोष ने। तो बढ़िया है ये मेंटेन अगर रहे ना, तो कई बार ना हमारे जो दर्शक होते हैं उनका भी कन्विक्शन आता है, अगर दो एक्सपर्ट की एक स्टॉक पर व्यू हो या फिर एक सेक्टर पर हो तो। ठीक है सुमित जी, आपकी नजर कहाँ गई है सर? मेरी नजर रहेगी वोल्टास पे। देखिए कल काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया था और आज भी कल के क्लोजिंग के ऊपर सस्टेन करने का ट्राई कर रहा है, तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे आप एडिशन कीजिए, स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 834 का टारगेट रहेगा, 865 एंड 874। 5 और 874 लगातार वोल्टास के शेयर पर रेटिना स्वदेश पर कवरेज भी हम कर रहे हैं, और ये सवाल भी उठा रहे हैं कि सर्दियों के मौसम में वोल्टास आखिर चल क्यों रहा है, लेकिन चल रहा है और आप उसका आनंद उठाइए। 847 पर है, लेकिन आप 47 को रिवर्स कर लीजिए, 74 की तैयारी आप कर लीजिए यहां से। ये राय है सुमित जी की। कुछ आखिर में आपके पास आएंगे, बताइए आपने क्या आइडेंटिफाई किया? थोड़ा समय आपको ज्यादा मिला तो उम्मीद करेंगे आप बेहतर शेयर देंगे। बिल्कुल, मेरे रेडार पे है अनंतराज। अभिषेक, देखिए स्टॉक बहुत अच्छे मोमेंटम में चल रहा है, 1-2 दिन का पॉज था एंड दैट्स अबाउट इट। फिर से इसका अपमूव जो है शुरू हो गया है। नियर टर्म में 262 और 268 के 2 लेवल्स के लिए प्ले कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है इसको 250 के करीब लेके चले, तो ओवरऑल सेक्टर में भी तेजी है, स्टॉक में भी तेजी है। सो अनंतराज विल बी माय पिक। ठीक है, अनंतराज फोकस में है। आज हम देख रहे हैं कि ओएमसीज में फिर से एक्शन लौटा है। थोड़ी सी सुस्ती कुछ दिन बन गई थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि 2.5% के आसपास की तेजी बीपीसीएल में है। बाकी शेयर भी हम चेक करेंगे। ओएमसीज में मौके आपको दिख रहे हैं कहीं सोनी? डेफिनेटली यहाँ पे हिंद पेट्रो, बीपीसीएल, ओएनजीसी की बात करें तो काफी अच्छा है, बट मेरा पिक रहेगा बीपीसीएल में। करंटली बीपीसीएल में यहाँ पे काफी अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट वो 405 का जो एक रेजिस्टेंस था वो दोबारा क्रॉस करने के लिए इनफैक्ट यहाँ से तैयार हो गया है। आप इसी लेवल से बाय कर सकते हैं। स्मॉल स्टॉप लॉस लगाए, 380 का स्टॉप लॉस, 385 का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं यहाँ पे। एंड जो पहला टारगेट रहेगा, वो पहला हर्डल रहेगा 410 को क्रॉस करते हुए वो दोबारा 420 के प्लस लेवल्स रहेंगे। सो यहाँ पे एक पोजिशनल प्ले आप ले सकते हैं फॉर 420 प्लस टारगेट्स। कई बार मार्केट के अंदर क्या होता है ना, थोड़ा डिले इफेक्ट भी आता है। जुबलेंट के अंदर वो डिले इफेक्ट का नाम आप आसानी से जोड़ सकते हैं। जिस समय चलना चाहिए था उस समय इसने ब्रेक डाउन कर दिया, जिस समय ठीक नहीं होना चाहिए था, साइडवेज हो जाना चाहिए था, उस समय चल रहा है। तो जो इफेक्ट आ रहा है ना, थोड़ा डिले है, यानी कि 10-15 दिन का डिले चल रहा है। जुबलेंट फूडवर्क एक बार सुमित मूलचंदानी आप इसको चेक कीजिए, 532 पे चल रहा है, अच्छे से वॉल्यूम के साथ चल रहा है और एक पुराने रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर रहा है। जी बिल्कुल डिम्पी जी, आपने एक परफेक्ट स्टॉक पकड़ा है। देखिए ओपनिंग बहुत ही अच्छी मिली है, इसने अपने एक लोअर टाइम फ्रेम पे सुपर ट्रेंड का सपोर्ट लेके बाउंस किया है। कल का लास्ट अगर आप कैंडल देखेंगे तो एक हैमर टाइप फॉर्मेशन था लोअर टाइम फ्रेम में, विच इज अ पॉजिटिव साइन। और जो पिछला रेजिस्टेंस था 530, बस स्टॉक अभी उसके ऊपर ही है, तो मैं वेट कर रहा हूँ एक 30 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पे क्लोजिंग आ रहा है तो एक न्यू मोमेंटम यहाँ पे बन सकता है। और पिछला जो हाई था 556, तो यहाँ तक स्टॉक जा सकता है। स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिएगा बिलो 522। कुछ एक शेयर मैंने आपके लिए भी ढूंढा है जरा। रेनबो चिल्ड्रंस नाम की कंपनी है, ये एक्चुअली बच्चों का हॉस्पिटल है, रेनबो के नाम से, मुंबई में होगा। मैंने जरा इसको देखा नहीं कभी भी, फंडामेंटल में जरा जानता नहीं इसके बारे में, बट टेक्निकली एक रेंज का ब्रेकआउट कर रहा है। ये रेंज थी, आप भी जानते होंगे, वो करीब 1150 के आसपास है। ये वहीं आ गया है सर, ये प्लस करने के सर अभी थोड़ा वेट करें। बिल्कुल डिम्पी, और देखिए ये स्टॉक हमने अक्सर चर्चा भी की है। करीब 700-750 रुपए से हम इसके बारे में रिकमेंड करते आए हैं, इसके बारे में डिस्कशन करते आए हैं। एक अच्छा अपमूव है इसमें।
और अगर आप देखें तो बहुत ही क्लियर इसमें 1,000 रुपए के जो सपोर्ट्स हैं उसको रिस्पेक्ट करते हुए स्टॉक हर बार उन्हीं लेवल से रिबाउंड करता है। अब ये भी सही बात है कि 1150 का जो लेवल है इसके आसपास आके थोड़ा थम भी जाता है। अब काफी समय के बाद एक अच्छा सा बेस बना के फिर से अप मूव में आया है। अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों में वॉल्यूम में भी अच्छा अपटिक देखने मिला था, द डेज व्हेन द स्टॉक हैज क्लोज्ड पॉजिटिव। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ये जो 1150 का लेवल है ये इस अप मूव में इजीली टेक आउट हो सकता है। मैं कहूंगा इसको पोजिशनल बेट भी लेके चलें तब भी इट्स नॉट अ बैड आइडिया, बिकॉज एक अच्छे लंबे पॉजिटिव कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक फिर से एक अप मूव दिखा रहा है। तो 1200 ये मेरा एक पहला टारगेट रहेगा और उसके ऊपर 1240 ये मेरा सेकंड टारगेट होगा। और जहां तक इसके सपोर्ट्स की बात है तो 1100 के करीब इसका एक अच्छा सपोर्ट है, तो उसको अपना स्टॉप लॉस बना के चलें। ठीक है, एक और मैं शेयर जरा चेक करवा लेता हूँ। ये मैं जरा चेक कराता हूँ सुमित सर से, संतोष जी से। संतोष जी एक बार जरा एक शेयर देखना, एजिस लॉजिस्टिक के नाम से है। लॉजिस्टिक लिखेंगे ना तो आएगा नहीं, एजिस केमिकल लिखेंगे तो आ जाएगा, AEGIS। संतोष जी ये ना आप आर्ली और डेली चार्ट दोनों देखेंगे ना तो आपको फ़र्क दिखेगा। ये बाकायदा डेज हाई पे है, आर्ली पे बहुत ब्यूटीफुल ब्रेकआउट है, 200 दिनों का एवरेज है, बट डेली पर रेजिस्टेंस है। सर किसको ज़्यादा वेटेज दूँ, आर्ली वाले ब्रेकआउट को या फिर डेली वाले रेजिस्टेंस को? यस, जिन पे स्टॉक की बात करें तो एक हेल्दी करेक्शन के बाद स्टॉक क्लियर रिवर्सल के साइन दिखा रहा है, तो मुझे लग रहा है कि मोमेंटम बनेगा। ऑलरेडी जो ब्रेकआउट आया है और डेली में भी तो अभी जो स्कोप लग रहा है 340 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, जो इसका 100 डे मूविंग एवरेज रहेगा। तो अभी 15 रुपए की अपसाइड एटलीस्ट देखने को मिल सकती है। कन्विक्शन कब लौटेगा, जब 340 का लेवल क्रॉस करता है। 340 का लेवल क्रॉस करता है तो फिर स्टॉक में शायद हमको 380 तक की रैली देखने को मिल सकती है। करंट लेवल पर कोई खरीदारी करता है तो उसके लिए किस अच्छा स्टॉप लॉस रहेगा 318 रुपए का। ठीक है, ये तो एजिस लॉजिस्टिक पे बात हुई। आज इनमें अच्छा लॉन्ग बिल्टअप बना हुआ है, उसमें जुबिलेंट फूड वर्क्स भी है। सोमवार को हालांकि इनके CFO के रेजिग्नेशन की न्यूज़ भी आई थी, लेकिन उससे पहले कंपनी काफ़ी अच्छी गाइडेंस भी दे चुकी है। जुबिलेंट फूड वर्क क्या रडार पर इस वक्त रखना चाहिए सोनी? एक बड़े ब्रीदर के पास बड़े कंसोलिडेशन के बाद अब ये चलना शुरू हुआ है थोड़ा। फूड के अगर हम देखेंगे चार्ट्स तो काफी अच्छे लेवल पे भी आ गया है। इनफैक्ट इसी लेवल के आसपास लास्ट टाइम थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग नजर आया था। सो आज एक कंडीशनल बाय रहेगा। 535 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, क्रॉस करता है, तो उसमें आप बाय कर सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 560। सो 535 क्रॉस होने का इंतजार कीजिए। 535 क्रॉस होने के बाद आप जो स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे वो रहेगा 527 का। सो वो लेवल्स पे ही एंटर कीजिए 560 टारगेट्स के लिए। टारगेट्स के लिए। और कुछ यस वी वुड लाइक टू गिव इट टू यू, क्रेडिट आपको जाएगा। रेनबो चिल्ड्रन आप काफ़ी नीचे के लेवल से यहाँ रेकमेंड कर रहे थे, इनफैक्ट फार्मा स्पेस में ही, क्योंकि जिस तरह का एक्शन फार्मा स्टॉक्स में इस वक्त बना हुआ है, कई सारे NFO और हेल्थ केयर फंड्स लॉन्च हुए हैं। एक और काउंटर आप देखें जो ऑनलाइन फार्मेसी में है और वो है सस्ता सुंदर। सस्ता हालांकि अभी रहा नहीं, लेकिन क्या सुंदर अब भी है, आज भी 6% चला हुआ है। एक बार इसके टारगेट्स क्या होने चाहिए? अब माफ कीजिएगा 2% चला हुआ है आज भी। जी हाँ प्रियंका, फर्स्ट ऑफ थैंक यू फॉर रिकॉग्नाइजिंग एंड हाईलाइटिंग द कॉल ऑन रेनबो। काफी समय से डिस्कशन करते आए हैं। आई होप आपके व्यूअर्स ने भी उसका उस डिस्कशन का और उस स्टॉक का बेनिफिट लिया हो। देखिए जहां तक सस्ता सुंदर की बात है, नाम बड़ा ही अट्रैक्टिव सा है और मुझे ध्यान है कल भी इसके ऊपर चर्चा हुई थी, बट मुझे लग रहा है अब यहाँ पे जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है ये फेवरेबल नहीं होगा। द वे वी टिपिकली प्ले दीज मोमेंटम मूव्स, इसकी हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इनमें बने रहते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे सेम रणनीति अपनानी चाहिए। आप 450 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रहें। जो ये मोमेंटम है इसको 500 या उसके ऊपर भी लेके जा सकता है, बट अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है, तो फ्रेश एंट्री ना लें, एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड करके चलें 450 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। कोई डिप्स मिलते हैं तब हम बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, बट फिलहाल जैसा मैंने कहा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसमें होल्ड करके बने रहें। ठीक है, सस्ता सुंदर इस पर हमने कल भी व्यू लिया था, आज भी आपके लिए हमने व्यू ले लिया है, लेकिन स्पिनिंग वाली जो कंपनीज है वहां पर आज हम अच्छा खासा एक्शन देख रहे हैं। आप नितिन स्पिनर को देखिए, करीब ये शेयर आपको 8-9% ऊपर दिखेगा। KPR मिल के शेयर में 7-7.5% के आसपास की बढ़िया तेजी है और नितिन स्पिनर लगातार ये शेयर चलता हुआ दिखा है। पिछले महीने भर की बात करें तो करीब 28 से 30% के आसपास से रिटर्न इसमें ऑलरेडी आ गए हैं। तो लगातार मोमेंटम है और कहीं ना कहीं एक सीजनल इफेक्ट भी होता है इन कंपनीज के लिए। अब सोनी कहीं नजर जा रही है आपकी ये स्पिनिंग वाली कंपनीज में? जरा चेक कीजिए, नितिन स्पिनर को भी चेक कीजिए और KPR मिल को भी चेक कीजिए। मौका बन रहा है इसमें क्या? इसे KPR मिल में ज्यादा कन्विक्शन नजर आ रहा है यहाँ पे, बिकॉज ब्रेकआउट काफी क्लियर है, वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं, RSI भी काफी पॉजिटिव में डाइवर्जेंस पे ही चल रहा है, कंटिन्यू कर रहा है।
सो इंट्राडे बेसिस के लिए 960 का पहला टारगेट रहेगा, 972 का एक दूसरा टारगेट रहेगा। करंट लेवल से भी आप खरीद सकते हैं। छोटा स्टॉप लॉस लगाना है, अभी आपको सिर्फ 895 का स्टॉप लॉस लगाना है। ये पीआर मिल में आपके लिए मौके बन सकते हैं। इंफ्रा रिलेटेड जो कंपनीज है वहां पर हम लगातार अच्छे मूव्स देख रहे हैं और आप आज दिलीप बिल्डकॉन को जरा चेक कीजिए संतोष जी। 4% के आसपास की शुरुआत हुई है तेजी पर। दिलीप बिल्डकॉन कैसे लग रहे हैं इसके स्ट्रक्चर आपको और क्या ये और चलेगा अभी? आप लोअर लेवल से देखो तो ये 180 रुपए से चलते हुए आ रहा है, 440 के आसपास आ गया है। तो मोमेंटम अभी भी बना हुआ लग रहा है, मोमेंटम इंटेक्ट रहेगा। अपना स्टॉप लॉस टेल करते चलिए। अभी स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए 420 का। ऊपर में जो टारगेट आ रहे हैं 480 से 500 रुपए तक के आ रहे हैं। कुछ कुछ और सिलेक्टेड शेयर्स पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं शुरुआत में कि जहां पर आपको थोड़ा ठीक का वॉल्यूम, प्राइस एक्शन ये सब कुछ मिल जाए। एक शेयर और है, आज हमने सुबह में उसको डिस्कस किया था, अशोक लीलैंड। एक बार जरा दिखाएंगे आप स्क्रीन पर अशोक लीलैंड। इसके अलावा एक सिमंस भी मेरी लिस्ट में आ रहा है जहाँ पे कुछ कुछ पोजीशनिंग हो रही है। ये अशोक लीलैंड बकायदा 2 रुपये ऊपर इस समय 180 का लेवल पार कर रहा है। सिमंस एक बार सुमित जी जरा चेक करना, सिमंस को ट्रेड बनता है तो बताइए, नहीं तो फिर छोड़ेंगे। नहीं, मेरा यहाँ पे एक वेट सिनारियो रहेगा। देखिए पिछला जो रेजिस्टेंस था जो करीबन 3600 की लेवल था, तो कल के सेशन में भी यहीं से ही एक रिजेक्शन मिला है और अभी भी एज ऑफ नाउ डे लो पे है। तो जब तक ये 3600 के ऊपर सस्टेन नहीं करता एक बाय का अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लग रहा। कल ना हमने 12 बजे के शो में 2 ऐसे शेयर डिस्कस किए थे कि जिसको हम 31 दिसंबर तक रखेंगे। उन 2 शेयर्स का नाम था, एक था चंबल फर्टिलाइजर्स और दूसरे शेयर का नाम था यूपीएल। दोनों आज करीब करीब आधा % ऊपर है फिर से। एक बार मैं यूपीएल चेक करा लेता हूं क्योंकि इसको लेकर वाद विवाद हो सकता है कि बॉटम बना है कि नहीं बना। चंबल को लेकर तो ब्रेकआउट है, एक सिरे से मैं एनालिस्ट से पूछूंगा तो सभी हाँ बोल सकते हैं, लेकिन यूपीएल पे डिवीजन ऑफ वर्डिक्ट हो सकता है। खुश जरा आप हमारी हेल्प कीजिए, यूपीएल का आपको बेस बनता हुआ दिख रहा है? आपको लग रहा है यूपीएल का बेस बन गया, अब ये नीचे नहीं जाएगा अपने रिसेंट लो से? तो डिब्बी देखिए, कह पाना थोड़ा मुश्किल है यहाँ पे। हालांकि इंडिकेशन स्ट्रांग है कि एक बेस यहाँ पे बना है जो 530 540 का जो लो बना था उसके आसपास। और ओवरऑल सेक्टर में भी अगर आप देखें तो थोड़ी तेजी लौटती हुई नजर आई है अगर आप इसके पेयर्स को देखें तो। लेकिन ये एक स्टॉक ऐसा रहा है जिसने जो 20 डे मूविंग एवरेज होता है, जब स्टॉक नीचे से 20 डे मूविंग एवरेज क्रॉस करके ऊपर आता है तो उसे हम एक कंफर्मेशन के तौर पे मानते हैं। बट देयर हैव बीन 2-3 इंस्टेंसेस इन द रीसेंट पास्ट जहां पे स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, लेकिन कोई बहुत ज्यादा अच्छा मोमेंटम वहां से नहीं दिखा पाया है। तो कोई अगर उस इंडिकेशन को समझ के इस पे लॉन्ग ट्रेड लेना चाहे, सो आई एम नॉट वेरी कन्विंस्ड येट, स्पेशली जब ऐसा मार्केट जहां पे आपके पास और बेहतरीन विकल्प हो अक्रॉस सेक्टर्स, अक्रॉस डिफरेंट कंपनीज। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप फिलहाल इसको अवॉइड करके चलें, क्योंकि जो इसकी रैलीज आई हैं ये कन्विंसिंग नहीं रही हैं और सेलिंग प्रेशर इसमें हमने ऊपरी लेवल्स पे देखा है। तो मैं फिलहाल यूपीएल को नहीं बाय करूंगा, मेरे लिए अवॉइड का ही ट्रेड रहेगा। बट अगर किसी ने लिया हो लोअर लेवल से तो बिल्कुल जो लोस बने हैं 535 के आसपास उसको अपना स्टॉप लॉस बना के इसमें होल्ड करके चले। बालाकृष्णा पर एक बार एक व्यू लेते हैं। बालाकृष्णा, क्या थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग के बाद अब क्या एक कोई साइन दे रहा है रिट्रेसमेंट के? क्योंकि अभी तो फिलहाल आप थोड़ा सा लॉन्ग बिल्टअप देख रहे हैं, पर क्या एक्शन होना चाहिए? क्या पेस दिखा सकता है यहाँ से भी फर्दर? संतोष, बालाकृष्णा पर एक व्यू बताएंगे? की बात करें तो स्टॉक एक अपने 100 डे मूविंग एवरेज से बाउंस बैक कर रहा है, तो लग रहा है कि यहाँ से एटलीस्ट टेम्पररी बाउंस बैक तो देखने को मिलेगा 2560 2580 तक। 2580 क्रॉस करता है तो फिर से इसमें मोमेंटम लौटेगा। तो मेरे हिसाब से शॉर्ट पोजीशन तो नहीं बनती वापस। यहाँ पे लॉन्ग कोई लेना चाहता है तो 2460 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकता है। आज एफएमसीजी की तरफ भी टिल्ट रखना चाहिए। एफएमसीजी हो, डिफेंसिव स्पेस, एफएमसीजी और फार्मा तो ऑलरेडी चल ही रहा है। मैरिको जैसे स्टॉक्स आप देखें, इनफैक्ट फार्मा में लुपिन जैसे स्टॉक्स देखें, बायोकॉन जैसे स्टॉक्स देखें, क्या व्यू बनेगा? सोनी, कोई स्टॉक होगा आपके रडार पे?
जी, बायोकॉन में मैं इंतजार करूंगी 240 के ऊपर क्लोजिंग डे, उसके बाद ही मेरा उसमें कन्विक्शन बनेगा, सो उसमें थोड़ा वेट एंड वॉच है। ल्यूपिन ऑन द अदर हैंड अभी भी थोड़ा बेटर लग रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे जो उसका छोटा हर्डल है 1250 वो क्रॉस करने के लिए ऑलमोस्ट तैयारी में है। 1250 क्रॉस करते इस पे आप अच्छा रैली देख सकते हैं 1300 1320 रेंज तक। सो ल्यूपिन बेटर चॉइस रहेगा देन बायोकॉन एज ऑफ नाउ। सो आप ल्यूपिन में डेफिनेटली यहाँ से थोड़ा बाय कर सकते हैं। 1250 पहला हर्डल, उसके ऊपर 1 to 1300 टारगेट्स। यूपिन को लेकर ये व्यू लगातार हम देख रहे हैं कि फार्मा स्टॉक्स पर हमारे एक्सपर्ट्स बुलिश भी हैं और हम ये ट्रेंड देख भी रहे हैं कि बाजार में जब सुस्ती आती है, जब थोड़ा सा दायरे का ट्रेड होता है तो रुझान बढ़ रहा है फार्मा पर और आईटी पर, जो कि डिफेंसिव भी कहे जाते हैं और ये लाजमी भी कहीं ना कहीं है। ओवरऑल रियल्टी हमने देखा था कि कुछ दिनों की लगातार तेजी, आज प्रॉफिट टेकिंग का सत्र है, हालांकि शेयर काफ़ी चला हुआ है और लगातार ये प्रीमियम रियल्टी प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। गुड़गांव में ज़मीन खरीदी, थाने में प्रोजेक्ट लॉन्च किया और वैसे भी प्रीमियम वाली कंपनी ही है, उसका मतलब फोकस एरिया ही वही है। ओवरऑल रियल्टी थोड़े से करेक्शंस अगर और डीप हो जाएं तो इसमें मौके बनेंगे क्या कुछ? बिल्कुल अभिषेक, मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर आपको डिप्स मिले तो बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। इस स्पेस में ही हम जानते हैं कि बहुत अच्छा ट्रैक्शन है और ये स्टॉक इटसेल्फ आप देखें तो नॉट टू फार बैक 26 अक्टूबर करीब एक महीने पहले ही 1050 के लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा था और वहां से जो इसने रैली दिखाई है ऑलमोस्ट 1400 तक कमेंडेबल। सो यहाँ पे बिल्कुल बाय ऑन डिप्स की रणनीति जो होगी एकदम सही होगी। 1325 और 1300 के जो जोन्स हैं इसके आसपास अगर कोई डिप मिले और अगर आपकी एंट्री उस लेवल्स के आसपास हो तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा हो जाएगा। इट्स अ गुड स्ट्रेटजी टू बाय ऑन डिप्स की यहाँ पे। तो मेरा वहां पे फिर जो स्टॉप लॉस बनेगा वो होगा 1260 के आसपास और जो ये करीब यही लेवल्स हैं 1400 के, दैट विल बी माय फर्स्ट टारगेट। तो 1300 से 1325 के आसपास मिले तो बिल्कुल बाय करके चले। ये जो तेजी है ये इन इस पूरे ओवरऑल पैक में ही और एक्सटेंड हो सकती है इन द कपल ऑफ मंथ्स टू कम। ओवरऑल रियल्टी पर ये व्यू। एक शेयर जो लगातार चला है उसकी चर्चा कर लेते हैं, वो है आईटीडी सीमेंटेशन। आज इसमें आपको रौनक दिख रही होगी, लेकिन अगर इस साल की बात करें तो ऑलमोस्ट ये शेयर डबल से बल्कि ज़्यादा हो गया है। 100 रुपये से नीचे का भाव था और अब देखिए 250 के आसपास के प्राइसेस आईटीडी सीमेंटेशन के हो गए हैं। अच्छी तेज़ी आज भी है और आज इसने 280 रुपये का हाई भी बना है। आईटीडी सीमेंटेशन, जरा इसको आप चेक कीजिए। सुमित जी, कैसा लग रहा है शेयर आपको ये? अभिषेक जी, ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा है, लेकिन अगर कोई न्यू एंट्री लेना चाहे तो रिस्क रिवॉर्ड मुझे थोड़ा सा फेवरेबल नहीं लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक नेगेटिव डाइवर्जेंस का भी फॉर्मेशन है। लेकिन जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है, आप यहाँ पे एक बार बने रहिए विद द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑफ 256। ठीक है, 2 के साथ आईटीडी सीमेंटेशन में बने रहने की सलाह है। नई खरीदारी मत कीजिए, शेयर बहुत चल चुका है। हालांकि अपने स्पेस की बहुत बढ़िया कंपनी है और अगर मार्केट कैप की बात करें तो वो भी ठीक ठाक है, करीब 5000 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी है ये। सोनी, मैरिको पर आपका क्या व्यू है? शेयर आज देख रहे हैं कि चल रहा है, अच्छी शुरुआत की है, क्या इसमें मौके बन सकते हैं क्या? ये डेफिनेटली मेरिको में आज शॉर्ट कवरिंग नजर आ रहा है। इनफैक्ट थोड़ा सा अभी बाउंस करने की कोशिश कर रहा है, बॉटम ऑलमोस्ट बना चुका है और अराउंड 515। सो इसी करंट लेवल से अगर आपको बाय करना है तो यहाँ पे टारगेट्स जो दिख रहे हैं वो इन शॉर्ट टर्म के लिए 545 550 का एक छोटा टारगेट दिख रहा है, विच इज अप्रॉक्स लाइक 2%। तो आप उस टारगेट्स के लिए यहाँ पे बाय कर सकते हैं। स्मॉल स्टॉप लॉस ही प्लेस करना रहेगा, 527 स्टॉप लॉस के साथ आप बाय कर सकते हैं 550 टारगेट्स के लिए। सो 27 रुपए का स्टॉप लॉस मैरिको के शेयर के लिए। कुछ और शेयर चेक करेंगे। आज हम देख रहे हैं कि ओएमसी स्पेस में बढ़िया रौनक है, बीपीसीएल के साथ साथ एचपीसीएल भी चल रहा है, फार्मा में और एफएमसीजी में कुछ कुछ रौनक है। मदरसन सुमी, आप जरा चेक कीजिए कुछ, क्योंकि ये शेयर 100 रुपये का जो स्तर था उसके आसपास तक गया, वहां से फिर ये फिसल गया। अभी 88 रुपये के आसपास के भाव हैं। क्या व्यू होगा इस पर आपका? इसको अगर चलना है तो चलेगा कब ये? तो अभिषेक बहुत ही क्लियर अवॉइड का व्यू होगा
एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसका 85 का जो जोन है इसके आसपास, क्योंकि समवेयर नियर द एंड ऑफ जून की एक गैप भी है जो अभी तक फिल होनी बाकी है, और इसका 200 डे मूविंग एवरेज भी बनता है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 85 के आसपास। अगर चलना हो तो उसी लेवल के आसपास से सपोर्ट लेके एक रिबाउंड अटेम्प्ट कर सकता है। बट जिस तरीके का हम ओवरऑल इसमें डिप और डिक्लाइन देख रहे हैं, एवरी राइज हैज टर्न्ड आउट टू बी अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। सो देयर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि अगर कोई नियर टर्म में बाउंस आता है तो उसमें भी आपको सेलिंग ही आते हुए नजर आएगी। सो बहुत क्लियर अवॉइड रहेगा ये। 85 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। किसी के पास पोजिशनल बेट हो, मान लीजिए लिया हुआ हो, तो मैं कहूंगा 85 के नीचे अगर स्टॉक स्लिप होता है तो इससे एग्जिट कर जाएं। ओवरऑल सेटअप अभी नेगेटिव है, प्रेशर कंटिन्यूज टू रिमेन ऑन दिस स्टॉक। क्या डन। एक ऑप्शंस का ट्रेड भी पता करते हैं। हमारे साथ शिल्पा राउत जुड़ रही हैं और उनसे जरा पता करते हैं। शिल्पा जी बताइए, आज का ऑप्शन आपने कौन सा चुना है? जी डिम्पी जी, यहाँ पे मुझे आज मेरा ध्यान थोड़ा फार्मा स्पेस में जा रहा है। फार्मा में बहुत अच्छा ट्रैक्शन है, तो यहाँ पे जाइडस लाइफ का 650 का कॉल ऑप्शन आप इसमें ध्यान दे सकते हैं, जो 7 रुपए में अभी ट्रेड कर रहा है। आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे 4 रुपए का लगाना है और टारगेट सब 11 एंड 16 का है। रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है और अच्छे मोमेंटम में है। ठीक है, इसको अभी सामने पे ले लें या फिर थोड़ा ऊपर नीचे करके वेट करना चाहिए शिल्पा? अभी भी ले सकते हैं, रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है और क्योंकि मोमेंटम में पूरा स्पेस है तो ये आपको अच्छा रिटर्न देगा। ठीक है, एक चीज़ मेरे को और बताइए, इसके अंदर आपने रिस्क और रिवॉर्ड कितना कैलकुलेट किया हुआ है, यानी कि कितने पैसे आ सकते हैं और कितने जा सकते हैं? लॉट साइज के कुछ कैलकुलेशंस हैं? यहाँ पे 900 रुपए का है, 3 रुपए का रिस्क है, विच इज 2700 आपका मैक्सिमम रिस्क है, और व्यू सही जाता है तो 11 से 16 रुपए तक का भी टारगेट है, तो यहाँ पे 8000 से ज्यादा आप गेन्स कमा सकते हैं। ओके ठीक है, डन। ये ट्रेड बिल्कुल ठीक है। आप ज़ाइडस लाइफ पे एक बार एक सौदा देख सकते हैं, और इसके अंदर ऑप्शंस का ट्रेड पे शिल्पा ने ऑलरेडी आपको सब कुछ गाइड कर भी दिया है, कैसे आपको इसके अंदर ट्रेड लेना है, कैसे आपकी रणनीति इसके अंदर होनी चाहिए। तो ऑप्शंस के चैंपियन पे आज शिल्पा राउत ने आपको एक सौदा बता दिया। शिल्पा बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हम नोटिस करके रखेंगे, और हमने कई बार कल भी ऑप्शंस के बारे में डिस्कस किया था। एक काम और करते हैं, एक ऑप्शंस का जरा प्रीव्यू करवा लेते हैं, चेक करवा लेते हैं। कल हमने 2-3 ऑप्शंस आपके सामने रखी थी। खुश, आपने कल ग्रासिम दिया था ऑप्शन, आपका वो कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है क्या? एक बार जरा बताना। जी हाँ डिम्पी, जस्ट अलाउ मी अ मोमेंट, मैं चेक कर रहा हूँ। देखिए ग्रासिम का कल जो हमने कॉल दिया था वो 1980 वाला जो कॉल ऑप्शन है वो डिस्कस किया था। अभी फिलहाल स्टॉक ऊपर है। लेट मी जस्ट गिव अ क्विक चेक ऑन हाउ द प्रीमियम इज डूइंग। वेल, हमने 25 रुपीज के आसपास डिस्कस किया था। अभी भी अगर आप देखें तो 25.90 चल रहा है, तो मार्जिनल प्रॉफिट में है। फ्यू अभी भी इंटैक्ट है, होल्ड करके चले। 35 से 45 का टारगेट और 15 का स्टॉप लॉस था, तो अभी भी मार्जिनल ही सही, बट द ऑप्शन इज ट्रेडिंग इन ग्रीन राइट नाउ। ओके ठीक है, ये बात तो हुई ग्रासिम पर। अगर फार्मा स्टॉक्स चल रहे हैं तो वो पर्टिकुलर स्पेशलिटी केमिकल स्टॉक्स जो कहीं ना कहीं फार्मा को ऐसा इंटरमीडिएटरी प्रोवाइड करता है वो भी चल रहे हैं एपीआई फॉर्मुलेशंस में। आप एमी ऑर्गेनिक्स को देखें, एथर इंडस्ट्रीज को देखें, इनमें भी आज एक मूव है। एमी ऑर्गेनिक्स काफ़ी बड़ी एक कंसोलिडेशन के बाद, बड़ी गिरावट के बाद अब क्या ये चलना शुरू फाइनली हो गया है? चार्ट्स क्या स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं यहाँ से संतोष? ये स्टॉक बीच में एक अच्छा मोमेंटम पकड़ा था, लेकिन अभी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है। फाइनली एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के आसपास है जो 1060 से 80 के बीच में है, तो मेरे हिसाब से यहाँ से बाउंस बैक बनता है। लेकिन जो कन्विक्शन लौटेगा इसको क्रॉस करना रहेगा 1130 1140 का जो जोन है, जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है। जैसे ही 1140 क्रॉस करेगा, मोमेंटम पकड़ता दिखेगा हमको 1220 1250 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। ओके आज फुटवेयर स्टॉक्स में भी थोड़ा एक्शन है। आप बाटा इंडिया को देखें, कैंपस एक्टिववेयर को देखें, हालांकि बहुत बड़ा एक्शन नहीं है लेकिन एटलीस्ट नोटिसेबल काउंटर ज़रूर हो रहे हैं। ये क्या यहाँ पर एक बड़ी मूवमेंट कैचअप हो सकती है? कुछ कैंपस की बात कर रहे हैं, राइट? या कैंपस बाटा दोनों में से आप जहाँ पर एक ट्रेड बेटर देखते हो?
प्रियंका, इंसिडेंटली इन स्टॉक्स में जो मूवमेंट एक्सपेक्टेड था वो लेकिन नहीं आया है। कैंपस भी अगर आप देखें तो नियर टर्म में काफी प्रेशर में रहा है, लोअर लोज ही बनाया जा रहा है, सपोर्ट का एक अटेम्प्ट हो रहा है, बट आई वुडंट कॉल इट आउट ऑफ द वुड्स येट। तो मेरे हिसाब से फिलहाल इसको अवॉइड करके चले। बाटा फेयरली सिमिलर स्टोरी, हालांकि थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर फुटिंग पे है क्योंकि अपने जो इसके नियर टर्म एवरेजेस थे उनको क्रॉस करके ऊपर गया है, बट अभी यहाँ पे अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ये स्पेस जो है इसको कीनली वॉच करें, वैल्यू इमर्ज होगी, बट फिलहाल मेरे लिए ये दोनों ही अवॉइड कैटेगरी में रहेंगे बिकॉज सेलिंग प्रेशर काफी हैवी है और सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी यहाँ पे मुझे लग रहा है बेटर प्ले आउट करेगी। ओके, ठीक है। सो लेट्स जस्ट अवॉइड इट। वो ट्रेंड्स उठाते हैं जहां पर ऑलरेडी मूवमेंट दिख रही है। ऑटो आंसर के कुछ काउंटर्स में मुंजाल ऑटो जैसे काउंटर्स और इनफैक्ट यूनो मिंडा एक बहुत ही अच्छा फंडामेंटली काउंटर है, लेकिन अब इसमें ट्रेडिंग की रेंज क्या आइडेंटिफाई करनी चाहिए? मुंजाल ऑटो भी पिछले 2-3 दिन से अच्छा चल रहा है। सोनी, अगर एक रेंज आइडेंटिफाई करनी हो मुंजाल में तो क्या अभी भी अपस्ट्रीम बाकी है? प्रियंका जी, डेफिनेटली यहाँ पे अपस्ट्रीम बाकी है, बट थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा है एक छोटे अपमूव के बाद, और हायर लेवल ऑफ द हायर रेंज जो उसका है वो 65.75 के आसपास है। सो आई थिंक एक बार 65.8 को क्रॉस करेगा तो इसमें दोबारा वो एक मोमेंटम आपको नजर आएगा, एंड देन अगेन यू कैन सी लेवल्स ऑफ 68 to 71, थोड़ा शॉर्ट टर्म मीडियम रेंज ही बता रही हूँ। सो उस लेवल्स के लिए आप डेफिनेटली बाय कर दीजिए। 71 बेटर टारगेट रहेगा, सो आप यहाँ से अक्यूमुलेट कर सकते हैं, एंड नीचे के साइड पे स्टॉप लॉस आपको प्लेस करना है 62.5। ठीक है, 62.5 रुपए का स्टॉप लॉस मुंजाल ऑटो के लिए। और हम देख रहे हैं कि ऑटो इंसलरी स्पेस में ऑटो के मुकाबले अगर आप तुलना करेंगे तो बेहतर आपको रिटर्न हाल फिलहाल मिलते हुए दिखाई दिए हैं। एक और स्पेस है जो लगातार बजिंग है और कुछ हम कहते हैं कि रोजाना कोई ना कोई एक हीरो उभर के आता है। आज की अगर बात करें तो CSE पर आपकी नज़र होनी चाहिए। हालांकि ये शेयर हमारे एक्सपर्ट्स ने लगातार आपको सजेस्ट किए हैं, टेक्निकल लेवल्स भी बताए हैं और फंडामेंटली भी इसको बेहतर बताया है। राजेश अग्रवाल से कुछ दिन पहले हम जुड़े थे, आज से 4-5 दिन पहले, तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि CSE दीजिए, और आज देखिए 52 हफ्ते की नई ऊंचाई पर यह शेयर ट्रेड कर रहा है। 102 रुपए के ऊपर के भाव हैं इसके। कुछ CSE आप कहां तक जाता हुआ देख रहे हैं? NHPC भी देख रहे हैं कि आज फोकस में है, मतलब कुछ पावर के सुपरस्टार्स निकल के आ रहे हैं। कन्विक्शन आपका आ रहा है इस पर? अभिषेक, देखिए ओवरऑल स्पेस में तेजी है, यहाँ पे स्टॉक में भी मोमेंटम है, लेकिन दो फैक्टर्स हैं जो फिलहाल मुझे सजेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना चाहिए, बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। पहला फैक्टर ये कि ऑन डेली चार्ट ये ओवरहीटिंग के करीब पहुंच रहा है, तो यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका फेवरेबल नहीं होगा। दूसरा, अगर आप देखें तो स्टॉक ऊपर जा रहा है, बट डे ऑन डे वॉल्यूम्स जो हैं डिक्लाइन हो रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी जो वॉल्यूम है ये आपको श्रिंक होती हुई नजर आ रही है, एज द स्टॉक इज मूविंग हायर। वो द इंडिकेशंस यही सजेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आपको आने वाले कुछ दिनों में देखने मिले। तो बाय ऑन डिप्स की जो रणनीति है ये बेटर रहेगी। जो एक अच्छा एंट्री पॉइंट होगा यहाँ पे वो 96 से 98 का जो जोन है ये रहेगा। यहाँ पे स्टॉक आपके लिए ऑन मोमेंटम इंडिकेटर्स भी अट्रैक्टिव हो जाएगा और जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो भी आपके लिए फेवरेबल हो जाएगा। सो 96 से 98 के जोन के आसपास मिले तब बाय करें। स्टॉप लॉस आपका वहां पे रहेगा 91 के करीब, और फिर यही 102 से लेके 106 तक के जो लेवल्स हैं आपके लिए एज ए टारगेट एक्ट करेंगे। सो मोमेंटम है, बस थोड़ा सा डिप का वेट करें। बाय ऑन डिप्स वुड बी अ बेटर स्ट्रेटजी फॉर स्टॉक। गिरावट पर आपको खरीदारी करनी है। बाजार की बात करें, निफ्टी तो 19,800 को होल्ड करने की पूरी कोशिश कर रहा है। 25-26 अंकों की हल्की सी बढ़त है। वैसे 20,000 के इंडेक्स पे 25 अंक कुछ होते नहीं है, तो ये कभी भी हो सकता है कि रिवर्स भी हो जाए, लेकिन अभी तक तो कम से कम होल्ड किया हुआ है। निफ्टी बैंक में थोड़ी सी कमजोरी बढ़ी है, आज वीकली एक्सपायरी भी है और जो बड़े कंट्रीब्यूटर्स होते हैं वहाँ से प्रेशर आज हम देख रहे हैं। ICICI बैंक में कमजोरी है, इंडसइंड, कोटक, ये शेयर आज कमजोर हो रहे हैं। सोनी, अगर हम स्टॉक्स को छोड़ दें मान लीजिए और इंडेक्स पर कोई अगर कोशिश करें ट्रेड लेने की, कुछ बनता है, कोई ट्रेड बन रहा है इंडेक्स में? आई थिंक यहाँ पे निफ्टी में बेटर ट्रेड बन रहा है। हालांकि आज एक्सपायरी है बैंक निफ्टी का, बट निफ्टी में मुझे मेरे ख्याल से ट्रेंड थोड़ा बेटर लग रहा है। जैसे कि कल पुट राइटिंग अग्रेसिवली हुए थे, 19,700 19,800 पुट में हुए थे अग्रेसिवली। सो थोड़ा डेटा अभी लग रहा है कि वो जो एक रेजिस्टेंस है 19,850 19,875 का, वो जो एक रेजिस्टेंस है स्पॉट में, उसको क्रॉस करने के लिए तैयार हो रहा है।
ये एक प्रिएम्प्टिव मूव रहेगा, थोड़ा सा मैं प्रिएम्प्ट कर रही हूँ कि वो रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा इस बार, सो आप करंट लेवल से बाय कर सकते हैं। एकदम स्मॉल स्टॉप लॉस लगाएंगे 19750 स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। निफ्टी टारगेट्स 19900 पहला टारगेट रहेगा, 19950 दूसरा टारगेट रहेगा। आज एक अच्छी चीज़ ये हो रही है कि डाइवर्जेंस तो हुआ है खैर निफ्टी और बैंक निफ्टी ने, निफ्टी भी अपना काम कर रहा है। आप देखेंगे निफ्टी ने एक रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया 19800 का, और अभी ये 850 की तरफ बढ़ने के लिए अग्रसर हो रहा है। ये ना बैंक निफ्टी को ज़्यादा नीचे जाने नहीं देगा। अभी अभी आपको अभिषेक बता भी रहे थे कि किन किन शेयर्स की वजह से नीचे जा रहा था बैंक निफ्टी, वो इसको ज़्यादा नीचे नहीं जाने देगा। तो आपको अगर एक्सपेरिमेंट करने हो ना आज, तो आप निफ्टी के साथ ही करना, बैंक निफ्टी में भी मत करना। बैंक निफ्टी वैसे भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, ये सपोर्ट पे खड़ा है, उसने रेजिस्टेंस पार कर दिया। सोचो ना कितना बड़ा फ़र्क हो गया, ये सपोर्ट पे है, उसका रेजिस्टेंस पार हो रहा है। तो इसी से आप समझ रहे होंगे कि बैंक निफ्टी के अंदर और निफ्टी के अंदर क्या एक जो डाइवर्जन है वो साफ साफ आपको दिख रहा है। एक आज रिपोर्ट आई थी IGL को लेकर, उन्होंने हालांकि अंडरवेट की रेटिंग रखी थी, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट थी वो, लेकिन उनका टारगेट है 432 का। मैंने थोड़ी देर पहले IGL के चार्ट भी देखे। एक बार ज़रा स्क्रीन पर आप मेरे चार्ट वाला दिखा सकते हैं जो हमारे पास रहते हैं चार्ट, जो एक बार ज़रा आप वो दिखाइएगा। मैं आपको ये बताता हूँ, इसमें एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हो रहा है और 200 दिनों की एवरेज अभी थोड़ी दूर है। तो मेरे को लग रहा है जो अच्छा बेस है और 200 दिनों का एवरेज है, इसके बीच में जो गैप है ना पूरा फिल कर देगा। ये गैप करीब करीब 40 से 50 रुपये का है, यानी कि 440 तक शेयर जा सकता है। एक बार ज़रा दिखाइएगा मेरे चार्ट। ये स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ है, ऊपर जो लाइन देख रहे हैं वो गैप है, तो यहाँ पे ये पूरा भर सकता है। सुमित सर एक बार ज़रा आप चेक करना, मेरे पास रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है। अगर मैं IGL को लेता हूँ 380 का स्टॉप लॉस लगा के मैं पोजीशन ले सकता हूँ और 440 का टारगेट रखूँ, तो मैं ठीक फैसला ले रहा हूँ कि गलत ले रहा हूँ? डिम्पी जी, यहाँ पे दो टाइप के ट्रेडर्स को मैं एड्रेस करना चाहूंगा। वन इज द एग्रेसिव, वन इज द सेफ। तो बिल्कुल आपने जो बात बोली वो एक एग्रेसिव ट्रेडर के लिए एक ट्रेड बन सकता है। हालांकि मैं भी वेट कर रहा हूँ। आप देखेंगे तो 4 दिन पहले भी 394 का जो लेवल था, कल भी यही लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह था। तो मैं एक छोटा सा यहाँ पे वेट करूंगा। 394 के अबोव अगर सस्टेन करता है तो स्टॉप लॉस सेम 380 एंड फर्स्ट टारगेट कैन बी हियर 414 एंड 432। ओके ठीक है, तो आप बाय तो करके चले, लेकिन बस थोड़ा सा वॉल्यूम कम रख लें और कुछ दिक्कत नहीं है इसके अंदर। खैर विनी हमारे साथ जुड़ रही है, विनी जब भी जुड़ेंगे हमारे साथ तो आपको पता ही है, और सिर्फ कंजम्पशन को लेकर हमारे साथ बहुत अच्छे से डिटेल बताती हैं। HUL के नंबर्स हों या फिर कंजम्पशन को लेकर कोई बातचीत चल रही हो, वो चाहे रूरल हो चाहे अर्बन हो, विनी की नज़र से कुछ नहीं छूटता। विनी, आज आप अर्बन वाली कंपनी यानी कि टाइटन की कंजम्पशन और मार्केट कैप के बारे में बताने हैं। एब्सोल्युटली, तो मार्केट कैप और जो चमक रहा है वो है टाइटन की मार्केट कैप, स्पेशली 3 लाख करोड़ मार्केट कैप कल पार कर चुकी थी टाइटन। और अब टाइटन देखे तो निफ्टी 50 में 17th मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गए मार्केट कैप के हिसाब से। स्टॉक परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा रहा है। देखे तो लास्ट 6 महीने में कंपनी ने ऑलमोस्ट 26% ग्रोथ देखी है। YTD परफॉर्मेंस भी अराउंड 30% अपटिक देखी थी। तो यस, वो 3 लाख करोड़ मार्केट कैप टाइटन ने क्रॉस कर लिया है। स्टॉक आज भी ऑल टाइम हाई लेवल्स पे चल रहा है। और स्पेसिफिकली टाइटन की बात करें तो यहाँ पे उनकी जो ग्रोथ स्टोरी है वो भी स्ट्रांग है, क्योंकि लग्जरी मार्केट वो काफी अच्छा ट्रेंड वहां पे भी चल रहा है। प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड चल रहा है अक्रॉस सेक्टर्स, और टाइटन को इसमें शॉली बेनिफिट होगी। उनके काफी डिफरेंट है। यस, ज्वेलरी में गोल्ड ज्वेलरी जहां से तनिष्क वो सब इंक्लूड होता है, कैरेट लेन भी है, जोया भी है, तो दे आर अक्रॉस बोर्ड। और कैरेट लेन में भी वो ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि ग्रोथ की, स्टोर एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी की, तो वहां पे ये एक पॉजिटिव बन जाता है। और ज्वेलरी बिजनेस टाइटन को अकाउंट करता है उनका 80% के बिजनेस पे। उसके अलावा बात करते हैं तो अग्रेसिव पुश भी कर रहे हैं वो ज्वेलरी ब्रांड्स को, उनके कैरेट लेन के ब्रांड्स को भी इंक्रीज करना चाहते हैं। जोया के ब्रांड भी उनकी स्टोर एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी वहां पे भी काफी स्ट्रांग है नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स के लिए। और भूलिए मत कि उनकी जो एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी, स्टोर एक्सपेंशन है, अब वो फॉरेन और अब्रॉड मार्केट्स में भी कर रहे हैं। जैसे कि जहाँ पे इंडियन डायस्पोरा होता है, इंडियन पीपल होते हैं, वहाँ पे उनकी ज़्यादा है। जैसे मिडिल ईस्ट में, नॉर्थ अमेरिका में, एशिया में उन्होंने ज़्यादा एक्सपेंशन की स्ट्रैटेजी भी है, तो वहाँ पे भी उनको कैप्चर करके मिलेगा वहाँ की मार्केट का भी ट्रेंड। और नॉन ज्वेलरी बिजनेस बात करें तो वॉचेस में भी काफ़ी लग्जरी का ट्रेंड चल रहा है, तो उनके पास ऑलरेडी जो वॉचेस सेगमेंट है वहाँ पे भी ऑब्वियसली नॉन ज्वेलरी बिजनेस में भी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है ना। उनके जिस ट्रेंड देखते हैं कि
मार्केट कैप की स्टोरी कैसे बढ़ी थी, तो 2019 में देखे तो पहली बार टाइटन ने क्रॉस किया था तो 1 लाख करोड़ मार्केट कैप, फिर 2 साल का ऑलमोस्ट लगभग गैप था, और फिर 2021 में उन्होंने दूसरा जो 1 लाख करोड़ है वो कवर किया और 2 लाख करोड़ की मार्केट कैप बन गई, और 21 नवंबर 2023 कल की तारीख में 3 लाख करोड़ की मार्केट कैप क्रॉस कर ली। तो 2 साल के गैप में लगभग मार्केट कैप ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ बढ़ रही है, और टाइटन की ग्रोथ स्टोरी तो काफी स्ट्रॉन्ग लग रही है, गिवन दैट कैसे वो एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी फोकस कर रहे हैं और लग्जरी का ट्रेंड जैसे बढ़ रहा है। तो टाइटन के लिए होपफुली दूसरा 1 लाख करोड़ का मार्क हो वो 2 साल से कम में हो, यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखते हैं कैसे चलेगा अभी टाइटन। इनफैक्ट मार्केट कैप के साथ बड़ी वेल्थ क्रिएट किया है स्टॉक ने। आप पिछले सिर्फ 10 साल में देखें तो 1000% का रिटर्न टाइटन जैसे स्टॉक ने दिया, और इसलिए लॉन्ग टर्म स्टोरी पे इतना इंटैक्ट रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया विनी ये सारी डिटेल्स लेकर आने के लिए। इनफैक्ट सिर्फ टाइटन की क्यों बात करें, सारे ज्वेलरी काउंटर्स पर हम देखें तो एक अच्छा खासा यहाँ फ्लोज गए हैं। आप चाहे कल्याण ज्वेलर्स की बात करें, सेंको गोल्ड जो लेटेस्ट लिस्टिंग है उसकी बात करें, और टाइटन तो चला ही है। एक बार ज्वेलरी काउंटर्स का ये मोमेंटम, ये जो चमक है, ये अब भी बनी हुई है क्या? टेक्निकली किस तरह से चार्ट्स लग रहे हैं अब भी? कुछ एक बार आप कंपेयर करें, क्योंकि कहीं जहां पर अब भी होल्ड, ऑफ कोर्स बड़ी वेल्थ क्रिएट होती है, ये एग्जांपल क्लासिक है जो अभी हमें विनी भी बता के गई सारी डिटेल्स टाइटन की, और सिर्फ पिछले 10 साल में देखिए बड़ा रिटर्न बना है। लेकिन अभी सेंको गोल्ड, कल्याण ज्वेलर्स जिस तरह की मोमेंटम दिखा रहे थे, क्या अब भी आपको लगता है कि इन पे राइड करना चाहिए? बिल्कुल प्रियंका, राइड करके चलना चाहिए। मैं इसको थोड़े से डिफरेंट स्ट्रैटेजी के हिसाब से सजेस्ट करता हूँ। पहला ये कि टाइटन जैसा स्टॉक है, इसको आप अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखें, जिसको टिपिकली हम कहते हैं कोर पोर्टफोलियो। ये ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनको आप बाय एंड फॉरगेट करते हैं फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स 7 इयर्स काइंड ऑफ टाइम फ्रेम। तो टाइटन उस कैटेगरी में आता है, तो आप टाइटन को उस लिहाज से बाय करें कि ये आपका कोर पोर्टफोलियो स्टॉक है। देन देयर इज द सैटेलाइट पोर्टफोलियो व्हिच इज वो स्टॉक्स जिनमें अच्छा मोमेंटम है, यू वांट टू राइड देम फॉर 6 मंथ्स 1 ईयर काइंड ऑफ अ टाइम फ्रेम। तो कल्याण ज्वेलर्स उस कैटेगरी में आता है। मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, और हम देख रहे हैं कि जस्ट अबाउट ईयर एंड हाफ में 100 रुपए से ये 300-330 के करीब चला गया है। तो मोमेंटम इसमें अभी है, आने वाले कुछ समय तक रहेगा। देयर इजंट एनीथिंग सजेस्टिंग कि ये मूव जो है डिस्टर्ब हुई है। तो अपने सैटेलाइट पोर्टफोलियो है जिसमें आप 6 से 12 महीने का व्यू लेके चले और ट्रेड करते चले, उसमें कल्याण ज्वेलर्स। तो जिस तरीके का मूव है, दोनों के लिए ही जगह है। टाइटन फॉर अ लॉन्ग टर्म स्टोरी इन टर्म्स ऑफ द कोर पोर्टफोलियो, एंड कल्याण ज्वेलर्स इन टर्म्स ऑफ योर टाइटन पोर्टफोलियो। बोथ स्टिल हैव अ लॉट ऑफ अपसाइड लेफ्ट। ठीक है, बिल्कुल। आप तो अच्छा खासा अपसाइड अब भी बाकी है, राइड करके चले, पोर्टफोलियो में बनाए रखें। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। एक बार इंडेक्स पर भी एक चेक ले लेते हैं। सोनी के साथ आज सोनी और संतोष दोनों ने हालांकि हमें मॉर्निंग में ट्रेड्स बताए भी थे। 19,850 के पास अगर एक रेजिस्टेंस जैसी है, अभी फिलहाल हम लगभग 32 पॉइंट पास हैं और 19,820 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या फॉलो बाइंग का एक्शन दिख रहा है? ऊपर की कॉल्स पे इस वक्त सोनी एक्शन कैसा है? रेजिस्टेंस क्या वहां पर एक दिख सकती है बाजार को, या फिर क्रॉस कर लेंगे हम? जी डेफिनेटली प्रियंका जी, आई थिंक कल जो हमने पहले एक्शन देखा था वो काफी एग्रेसिव पुट राइटिंग देखी थी, 19,700 पुट, 19,800 पुट। आज फॉलो अप पुट राइटिंग चल रहा है 19,800 में। इनफैक्ट अभी अगर मैं ऑप्शंस का डेटा देखूं तो 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलमोस्ट रिटर्न हो रहे हैं 19,800 की स्ट्राइक प्राइस में। बट कॉल्स में भी बहुत ज्यादा अनवाइंडिंग हो नहीं रही है, तो थोड़ा सा फाइट दे सकता है। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ा सा मे बी सेकेंड हाफ ऑफ द डे में मूवमेंट दे सकता है। छोटे स्टॉप लॉस के साथ आप निफ्टी यहाँ पे बाय कर सकते हैं, 19,750 स्टॉप लॉस के साथ आप बाय कर सकते हैं। वो हर्डल क्रॉस ही करेगा, 19,850 19,875 का हर्डल क्रॉस करेगा। सो पहला टारगेट्स 19,900 का आप ले सकते हैं, उसके ऊपर 19,950। ये स्ट्रिक्टली फॉर एक्सपायरी मूव, यानी कि आज सेकेंड हाफ से लेके कल के एक्सपायरी तक ही स्ट्रेटेजी रहेगी।